मतलब एक्यूरेट लेटेस्ट इसलिए लगाते हैं भाई जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ना वो इंस्टॉल हो। और अगर आप ना भी लगाओ तो बाय डिफॉल्ट आपके पास हमेशा क्या चीज इंस्टॉल होती है, बिल्कुल लेटेस्ट होती है। बेसिकली भाई ये लगाने का मकसद ये होता है कि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि अच्छा भाई @latest जब लिख सकते हैं तो लेटेस्ट की बजाय आप यहाँ पे कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। भाई सपोज करते हैं कि बीट का वर्जन 5 चल रहा है और समझ चल रहा है, जाहिर है भाई 4 से 5 तक माइग्रेट हुए ये लोग, तो 5 के अंदर फीचर्स तो ज्यादा होंगे, 4 के अंदर फीचर्स थोड़े कम होंगे। आपको नीड है वर्जन 4 की, आपको वर्जन 5 की नीड नहीं है। मतलब सिंपल भाई आपके पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जो वर्जन 4 पे चल जाएगा, वर्जन 5 पे नहीं चलेगा। तो भाई आप @v और वर्जन 4 इस तरह लिख के भाई वर्जन 4 को इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब किसी एक स्पेसिफिक वर्जन को अगर इंस्टॉल करना हो हमें यूजिंग npm, तो भाई उस पैकेज का नाम और आगे @ लगा के हम लोग वर्जन नंबर लिख देते हैं बेसिकली। क्लास क्लियर है? चलेंगे। तो भाई हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करा, प्रोजेक्ट का नाम मांग रहे हैं, मैंने नाम क्या कर दिया भाई माया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपको कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए रीड के ऊपर, तो मैंने बोला भाई मुझे चाहिए रिएक्ट। अब ये कह रहा है भाई रिएक्ट के साथ कौन सा वेरिएंट चाहिए, मैंने बोला भाई सिंपल मुझे कौन सी चाहिए, जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास हमारे क्लास 2 के फोल्डर के अंदर माय ऐप का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब सिंपल मैंने क्या करा भाई cd माय ऐप, मतलब cd का मतलब होता है भाई चेंज डायरेक्टरी, कि भाई मैंने एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में क्या करा अपना आपको भाई चेंज कर दिया। मैं क्लास 2 में था पहले, अब मेरा टर्मिनल कहां पर आ गया, माय ऐप के अंदर आ गया। सिंपल भाई VS कोड के ऊपर ओपन करते हैं। जब VS कोड के ऊपर भाई ओपन हुआ हमारे पास, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी भाई चीजें आ गई, जिसको हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास रिएक्ट की एक बॉयलरप्लेट बन गई। मतलब इसके बगैर हम लोग भाई रिएक्ट का प्रोजेक्ट अब नहीं कर सकते। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो भाई हमने रीड की मदद से अपने लोकल मशीन में रिएक्ट के सेटअप को क्या करें भाई इंस्टॉल कर दिया। एक हमने बॉयलरप्लेट क्रिएट कर दी। अब इस बॉयलरप्लेट की मदद से हम लोग क्या करेंगे भाई अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। क्लास क्लियर है? भाई बॉयलरप्लेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोड जो कि भाई मिनिमम आपको चाहिए, सही है, डिफॉल्ट आपको चाहिए, मिनिमम इस कोड की आपको रिक्वायरमेंट है रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इसके बगैर रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। सही क्लास? तो भाई सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, जो समझते भाई एक एक करके। सबसे पहले समझते भाई beat.config.js। क्या समझते भाई beat.config.js? भाई बड़ी आसान फाइल है। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने बीट की मदद से रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा है ना, तो भाई हमारे पास यहाँ पे बीट की एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आ रही है जिसमें आपको कभी कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। सही है भाई? और देख लो यहाँ पे क्या आपके पास रिएक्ट करके भी आ रहा है प्लगइन के अंदर, कि भाई बेसिकली beat.config.js में हम लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोग रिएक्ट का फ्रेमवर्क क्या कर रहे हैं, रिएक्ट की लाइब्रेरी का प्लगइन क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो भाई आपने जिंदगी में कभी भाई इस फाइल को छीनने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस के भाई अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो इस लाइब्रेरी में या आगे जाके भाई आपको अभी इसकी रिक्वायरमेंट चेंज करने की नहीं आने वाली। तो ये जैसे है वैसे ही रहने दो। एक फाइल आ रही है कौन सी, readme.md। भाई readme की फाइल बेसिकली क्या होती है, रीड करने की होती है, ये हो ना हो बात एक ही में फर्क नहीं पड़ता। भाई readme की फाइल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि readme की फाइल के अंदर बेसिकली भाई हम लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा फला प्रोजेक्ट है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को अगर आपको चलाना है तो भाई किस तरह चला सकते हो। रैपो का लिंक दे देंगे कि भाई इस रैपो पे जाओ, वहां से क्लोन करो, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो, फिर इसको इस कमांड से चलाओ। सही है? अगर आपके पास कोई लाइसेंस है भाई, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप अपने सारे लाइसेंस में क्या कर दोगे भाई, मेंशन कर दोगे कि हमारे पास आप एक फिनटेक ऐप बना रहे हो, हमारे पास स्टेट बैंक का लाइसेंस है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस है, हमारे पास सारे कंप्लायंस है, एक्स वाई सारी चीजें आप मेंशन कर दोगे। तो readme की फाइल बेसिकली भाई इस तरीके से होती है कि आपकी फाइल के बारे में आप नोट्स लिख रहे हो, बस क्या लिख रहे हो आप लोग, नोट्स लिख रहे हो। आप इसको रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बात क्लियर है? इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल
पैकेज डॉट जेसन। भाई आपके प्रोजेक्ट की सबसे मेन फाइल, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर से ये फाइल गायब हो गई ना भाई, आपका प्रोजेक्ट भी गायब। अगर ये फाइल आपसे मिस हो गई, डिलीट हो गई, तो भाई उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट की भाई सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसका नाम है हमारे पास package.json। इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारी पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस फाइल में क्या होता है, हमारे पास हमारी पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमारी पूरी एप्लीकेशन की भाई डिटेल्स होती है। बात समझ भाई, हमारी पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि भाई हमारे पास किस तरह हमारा पैकेज, हमारा प्रोजेक्ट चलना चाहिए, किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएंगे, हमारे पैकेज के, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है। अब जरा इस फाइल को समझो। इस फाइल के अंदर मैं आपको मजीद ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो तीन बेसिक चीजें बताऊंगा अभी फिलहाल। सबसे पहले देखो भाई, इस फाइल के अंदर ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये जेसन है। ठीक है, जेसन। भाई ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या फर्क होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना भाई, जेसन भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, जिसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। फर्क ये होता है भाई, सेम टू सेम डिट्टो ही आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह ही बनता है, बस इसके अंदर की भी किसमें होती है, स्ट्रिंग के अंदर होती है। जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे पास कीज होती है, उन्हें हमें डबल कोटेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास जेसन, जिसको हम लोग कहते हैं भाई, क्या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसमें कीज किसमें आती है आपके पास, डबल कोटेशन के अंदर। सही है। अब यहां देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेम। नेम क्या है, कहां से आया है, आया हमने रखा था ना भाई। अब ये अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं क्या लिख दूंगा भाई, मैंने लिख दिया हायरिंग बैंक, कि भाई ये हायरिंग बैंक का प्रोजेक्ट है, हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दिया। बस में भाई प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट है भाई, बिल्कुल प्राइवेट है हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा भाई वर्जन, अभी कोई वर्जन नहीं हुआ, हमने भाई पहले रिलीज निकाली वर्जन 1, हमने भाई फीचर्स ऐड करे, हमने क्या करा, एक और वर्जन रिलीज करा। क्या कर दोगे, इसका वर्जन 2 कर दोगे। तो इस तरह हम लोग भाई इसके वर्जन्स आगे पीछे करते रहते हैं। सही है कि भाई आप 1 साल 2 साल 3 साल डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा है तो उसको पता हो कि अच्छा भाई इतने वर्जन जा चुके हैं इस ऐप के, ये किस वर्जन पे चल रही है एप्लीकेशन। टाइप मॉड्यूल अभी आपके काम की नहीं, बैकएंड में पढ़ेंगे टाइप मॉड्यूल, अभी आपको कोई किसी काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंसीज क्या होती है, लास्ट क्लास में पढ़ा था डिपेंडेंसी। बिल्कुल भाई, डिपेंडेंसीज ये वही है क्लास जो कल हमने समझी थी और पढ़ी थी। भाई रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल तो कर लिया, मतलब आपने सेटअप कर लिया, लेकिन अभी कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ। इसे चलाने के लिए भाई आपको एक और कमांड चलानी पड़ती है, npm इंस्टॉल करके। यानी कल हमने चलाई थी npm इंस्टॉल, उसने 152 डिपेंडेंसीज क्या दी थी, इंस्टॉल करी थी। भाई उससे npm इंस्टॉल को कैसे पता, सही है सवाल तो ये ना भाई, npm इंस्टॉल को कैसे पता कि मुझे भाई ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ऐसा ही ना भाई। अब मैं आपको बोलूंगा भाई प्रोजेक्ट कर लो, आप बोलोगे सर कौन सा प्रोजेक्ट करें, मुझको बताएं, कुछ आइडिया हो। अब भाई का काम है भाई प्रोजेक्ट बनाओ सर, भाई क्या प्रोजेक्ट बनाएं, आपको कुछ ऑप्शन दे भाई, 3 4 5 ऑप्शन देते, कोई भी कर लेंगे। ऑप्शन तो बताए ना, कुछ ना कुछ मेंशन कर दो दे भाई, फिर आइडिया होगा। इसी तरह जब आप लोग npm इंस्टॉल की क्लास कमांड चलाते हो ना अपने पास अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो npm इंस्टॉल की कमांड आती है कहां पे, package.json के अंदर। और package.json के अंदर आने के बाद वो क्या चेक करती है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करती है कि भाई जो डिपेंडेंसी इस ऑब्जेक्ट के, जो डिपेंडेंसी भाई ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने क्लास मेंशन है, जैसे यहां पे कितनी मेंशन है, 2, रिएक्ट और उसके बाद रिएक्ट डॉम, ये दोनों पैकेजेस क्या हो जाएंगे आपके लिए, इंस्टॉल हो जाएंगे। अब अगर सपोज करो भाई मैं यहां से रिएक्ट डॉम हटा दूं, रिएक्ट डॉम
और npm इंस्टॉल करो, क्या चलेगा आपके पास से? रिएक्ट इंस्टॉल होगा बस। तो भाई ये फाइल आपके पास आपके प्रोजेक्ट की सबसे मेन फाइल है। अगर आपने इसमें कोई चीज भाई चेंज करी अपनी मर्जी से, आपका प्रोजेक्ट बंद। भाई जाहिर ना, आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 10 डिपेंडेंसीज चाहिए। कितनी डिपेंडेंसी चाहिए? 10। यहाँ पे 10 नहीं, लेकिन भाई किसी ने भाई चुन कर ली 10 की, उसको 5 कर दी, 5 रिमूव कर दी। आप npm इंस्टॉल करोगे 10 की 10 होंगी इंस्टॉल? नहीं। कितनी होंगी? प्रोजेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। तो भाई प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो जो डिपेंडेंसीज मुझे चाहिए, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज कहां पे मेंशन होती है भाइयों? package.json के अंदर, डिपेंडेंसीज के अंदर। यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, क्या? डेफ डिपेंडेंसीज। ये भी डिपेंडेंसीज ही है, सही है? वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता अभी उसके लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करनी भाई। तो भाई डिपेंडेंसी और डेफ डिपेंडेंसी दोनों एक ही चीज है। अगर ये मैं सारी उठा के यहां भी रख दूं ना भाई, तो कोई गलत नहीं, एक ही चीज है। जाने भरोसा रखो, क्या ये एक ही चीज है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। आप डिपेंडेंसी में रखो या फिर इसको डेफ डिपेंडेंसी में रखो, कोई मसला नहीं है। सही क्लास? चलो भाई एक छोटा सा आपको फर्क बता देता हूं बस। हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो करते हैं, देखो बिल्कुल यूजलेस बात है ये, आपको ना भी समझ में आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सही हो गया भाई। अब हमें रिएक्ट को भाई डिप्लॉय करना है। क्या करना है? तो भाई डिप्लॉय करने के लिए पूरा आपका जो बॉयलर प्लेट है, ये जो पूरा सेटअप है, ये डिप्लॉय नहीं होता। इस प्रोजेक्ट की बनती है बिल्ड। क्या बनती है? बिल्ड बनती है। सही है भाई? और जब आप बिल्ड की कमांड चलाते हो ना, तो बिल्ड की कमांड क्या करता है, जो जो डिपेंडेंसीज के अंदर होता है ना, फिर किसके होता है? डिपेंडेंसी के अंदर जो जो पैकेजेस होते हैं, उन सारे को भी भाई इंस्टॉल होते हैं बिल्ड के अंदर, और आपकी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन की बिल्ड बन जाती है। मतलब 3 फाइलें बन जाती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। बात समझ भाई? ये जो डेफ डिपेंडेंसीज होती है ना, इसका मतलब ये होता है, ये वो डिपेंडेंसीज हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए बस। जो कब चाहिए? डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए बस, एक डेवलपर को। प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर ये डिपेंडेंसी का प्रोजेक्ट पे ना, सॉरी प्रोडक्शन पे ना भी विजिबल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों लाजमी रहेंगे। अब आपका सवाल होगा सर हमें कैसे पता कि कौन सी प्रोडक्शन के लिए और कौन सी प्रोडक्शन के लिए नहीं है? टेंशन नहीं लेनी भाई इस चीज से आपने, सही है? ये आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। समझ करो, पता सब कुछ चल जाएगा भाई। तो अभी इस चीज की भाई वो सर क्या करें, कौन सी भाई प्रोडक्शन पे जाएगी, कौन सी बिल्ड होने की, नहीं भाई टेंशन लेने की जरूरत। मैं कह रहा हूँ ना, आप सारी उठाओ और कहाँ रख दो? उठा के डिपेंडेंसी के अंदर रख दो, कोई टेंशन नहीं है अभी आपके लिए, अभी नहीं है। सही है भाई? फ्यूचर में इंशाल्लाह होगी टेंशन। वर्जन चेंज कर दो। पैकेट और जैसे 19.1 लिखा था, अब npm इंस्टॉल करोगे हमेशा 19.1 इंस्टॉल होगा। सही? आप जब नहीं भाई मैं npm इंस्टॉल की मदद से इसका 18 वर्जन इंस्टॉल करो, तो आप यहाँ जाके 18 लिख दो फिर काम से, तो 18 वर्जन इंस्टॉल करेगा। अगर ओवरराइट करना है तो npm इंस्टॉल फिर पूरा पैकेज इंस्टॉल करो एक। सही है भाई? यहाँ से होगा कमांड लाइन से अगर करोगे तो पूरा पैकेज इंस्टॉल करोगे एक इंडिविजुअल, तो हो जाएगा। जैसे देखो ना npm create npm install react @version v18.0.0 इसका क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है किसकी आपके पास? package.json। package.json की फाइल कौन सी है? अभी बताया भाई, नाम बताया था भाई, क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। आपकी पूरी ऐप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहां पर होगी भाई? रिएक्ट package.json के अंदर। package.json ही बताएगा कि भाई कौन कौन सी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। क्या क्लियर है? आप लोग अपने प्रोजेक्ट को चलाते हो npm डैश करके, ये यहाँ सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है भाई।
ये लिखा हुआ है डेफ, नजर आ रहा है डेफ। जब आप लोग कमांड चलाते हो ना npm रन, क्या लिखते हो npm रन, तो ये डायरेक्ट कहां पर आता है, स्क्रिप्ट के पास आता है। और फिर आगे आप लोग क्या लिखते हो डेफ, तो npm रन डेफ के बिहाइंड द सीन कौन सी कमांड चलती है, vt कमांड चलती है। सही है भाई, ये वैसे आपको अभी शायद इतना समझ में आए कि भाई सर मैंने क्या कह रहे हैं। अगर हमने अभी बैकएंड पढ़ा होता ना नोड.js, तो नोड.js के अंदर हम लोग पहले पूरा कस्टम बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं, पूरा कस्टम बनाना सीखते हैं, पैकेट.json की फाइल इस तरह बनती है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग भी, कस्टम बनाएंगे बैकएंड में जाके। नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके भाई। ये अभी उतना आगे नहीं है, ये मैं नहीं बता रहा, मुझे भी नहीं पता भाई रोल जेस करता है कॉल, क्या करता है कॉल। अभी तो बेसिक तो पढ़े पहले, बिल्ड आएंगे जब देखेंगे। अभी जो पढ़े भाई वो पहले पढ़ा लो और सब समझ लो। हाँ ना यार, हमें क्लास पैकेट.json फाइल समझ में आई यार, नहीं है समझ में। उसके बाद क्या है, इंडेक्स डॉट सर एचटीएमएल की फाइल होगी, डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। सर बचपन से देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए थोड़ा सा चेंज बताते हैं। उसके बाद क्या है, esstring.config. किसी काम की नहीं होती, सही है, ये अभी नहीं सही है भाई, मतलब किसी काम की नहीं है। जो काम की फाइल थी अभी वो मैंने आपको बता दी, ये आपके किसी काम की। अगर आपको इसे रखना है तो रखो, नहीं रखना तो क्या कर दो भाई, सिंपल डिलीट कर दो। सही है क्लास, मैंने डिलीट करी है, आप लोग डिलीट ना करो। जो बॉयलरप्लेट आपको मिल रही है ना क्लास, वो रहने दो। सही है भाई, कुछ ना कुछ तो काम की होगी, ऐसा नहीं बिना वजह रखी हुई हो, कुछ ना कुछ काम की। लेकिन किस काम की है भाई, अभी आपके काम की नहीं फिलहाल, जब आपके काम की होगी जब देखेंगे। ये कौन सी फाइल है, डॉट गेट इग्नोर, गेट इग्नोर नहीं भाई, क्या कहते हैं, डॉट गेट इग्नोर। सही है, किस काम की होगी, इग्नोर करने की। भाई नाम समझ ले सर, डॉट गेट इग्नोर। भाई होता क्या है जरा समझो, हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करते हैं। भाई गिटहब पे भी ना पुश करने की लिमिट होती है, उसकी भी ना कुछ एमबी होती है। ऐसा नहीं कि भाई 100 जीबी का प्रोजेक्ट हो तो पुश कर दो गिटहब पे, वो बोलेगा भाई अपने पास रखो, हम नहीं कर रहे बस, एक लिमिट है उसकी भी। सही है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल बेकार होती है भाई, वो सिर्फ डेवलपर को डेवलपर रखनी चाहिए। सही है भाई, जिसके अंदर एक आते हैं हमारे नोड मॉड्यूल्स, क्या आते हैं, हमने npm इंस्टॉल करा था लास्ट टाइम, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना था। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर पढ़ चुके हम लोग पहली क्लास के अंदर। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्या होता है हमारे पास, जहां सारे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होके सेव होते हैं। हम नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को गिटहब पे पुश नहीं करते, क्यों, उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी फोल्डर होता है भाई। तो हम उस फोल्डर को अपने गिटहब पे पुश, गिटहब पे जो चीज आपको पुश नहीं करनी है अपने प्रोजेक्ट की, आप क्या करो, डॉट गेट इग्नोर की फाइल में आके उसका नाम मेंशन कर दो। देखो भाई यहां पर मेंशन होगा नोड मॉड्यूल्स पहले से, कि भाई नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पे पुश। उसके बाद कौन सा बेटा है, दिस। जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के इस रिएक्ट प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं ना, तो हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होता है बिल्ड का, दिस करके। किसमें से क्रिएट होता है, हम उससे भी गिटहब पे पुश नहीं करते, हम उसे भी गिटहब पे पुश। इसके अलावा हमारे पास एक और प्राइवेट फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट की, जो कि पब्लिकली भाई हम किसी को भी वो शेयर नहीं करेंगे। तो उस फाइल का नाम कैसा होता है हमारे पास, env करके। क्या होता है, env.env। हम उसे भी गिटहब पे पुश नहीं करते, उसे भी गिटहब पे पुश। तो भाई उस फाइल का नाम भी हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, गेट इग्नोर के अंदर मेंशन कर देंगे। अब बताओ भाई तीन फाइलें समझ में आई नहीं है, beat.config.json का मतलब सर बीट की कॉन्फ़िगरेशन है, मेन शेड में। पैकेट.json हमारे पास क्या, हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन।
कि हमारी एप्लीकेशन की भाई स्टार्ट कैसे होगी, हमारी एप्लीकेशन की बिल्ड कैसे बनेगी, हमारी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की हमें रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ भाई पैकेट डॉट जेसन के अंदर क्या होगा भाई मेंशन होगा। क्लास क्लियर है? उसके बाद एसआरसी है, उसके बाद क्या है, उससे पहले भाई हम लोग एक काम करते हैं, मुझे अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। क्या कमांड है, npm run dash क्या कर रही है, wait is not recognized as an internal or external command। जाहिर है भाई हमने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल ही नहीं करे, क्या कर लिए, नहीं करे, तो भाई npm इंस्टॉल। अब आप npm इंस्टॉल लिखो या npm आई लिखो, बात क्या है एक ही है। मतलब आप क्लास में आओ या ना आओ, बात क्या है एक ही है, ऐसा ही ना साकिब भाई। तो भाई npm आई npm इंस्टॉल बात एंटर करा। अब ये भाई npm पे जाके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, लेकिन इसको कैसे पता भाई कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, पैकेट डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी और डेफ डिपेंडेंसी सारे इंस्टॉल कर देगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। कर सकते हैं सर, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा ये सेपरेट मैं इसलिए करवा रहा हूँ यार आपकी विजिबिलिटी सही हो। भाई मैं पर्सनली तो मेरी VS कोड पे ही टर्मिनल यूज करता हूँ, लेकिन मसला क्या है भाई अभी यहाँ भी करो फिर आपको सर सब कुछ एक ही जगह चल रहा है, तो इससे अच्छा क्या भाई सारी चीजें सेपरेट कर दो। क्लास सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, 33 पैकेजेस भाई उसने अपना क्या कहते हैं सॉरी 152 पैकेजेस क्या कहते हैं उसने इंस्टॉल कर दिए। अब आओ हमारे फोल्डर के अंदर दो चीजों को और एडिशन हो गया, अलग अलग आता है, कोई टेंशन नहीं है आपको। मतलब आपसे इंटरव्यू वाला ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम में कितने पैकेज लाए इंस्टॉल में, ठीक है भाई, वो सब खुद को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था भाई, मैंने पेपर पढ़ लिया इत्तेफाक से कि अच्छा भाई 152 पैकेज इंस्टॉल होते हैं, 153 ऑडिट होते हैं और 33 पैकेजेस जो क्या कर रहे हैं भाई। अब आ जाओ, अब हमारे पास क्या सिनेरियो भाई, एक तो नोड मॉड्यूल आ गया और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, पैकेज लॉग। अब जरा सुनो भाई, अब सुनो, नोड मॉड्यूल्स तो हमने पहले बताया, क्या नोड मॉड्यूल्स सर जितनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई ना तो इस नोड मॉड्यूल के सही है भाई, सारे फोल्डर्स आ गए हमारे पास, मतलब हमारे एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे इंस्टॉल हो गए। लेकिन सर एक और फाइल बनेगी इस नाम से पैकेज लॉग। भाई पैकेज जेसन क्या बताता है आपको, रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। रिएक्ट के पैकेज के पीछे भी ना बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट फ्रंट के ऊपर है, लेकिन रिएक्ट के पीछे भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। भाई पैकेज डॉट जेसन आप ये कह दो कि आपके पास डिटेल वर्जन है, क्या आपके पास डिटेल वर्जन है, मतलब रिएक्ट से जितनी इंटरलिंक होगी ना सारी डिपेंडेंसी उनकी डिटेल्स यहां पर होगी मेंशन, इस फाइल के अंदर मेंशन होगी, देख लो भाई किसी काम की नहीं वाली फाइल, ये फाइल भी किसी काम की, डिलीट मार दे, इंटरव्यू में सवाल होता ही है भाई। जी सर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना आपके यहाँ, पैकेज जेसन कॉन्फ़िगरेशन है, पैकेज लॉग जेसन नहीं है। इंटरव्यू के अंदर सवाल होता है कि भाई हम पैकेज लॉग जेसन अगर डिलीट कर दें तो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भाई, सही है। सवाल होता है पैकेज डॉट जेसन अगर डिलीट कर दें प्रोजेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा। पैकेज लॉग जेसन क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज जेसन के अंदर जो डिपेंडेंसीज है ना उसको डिटेल वर्जन के अंदर लिख के देता ही है भाई, आप उसको उड़ा भी दो तो कोई टेंशन नहीं है, सही क्लास। लेकिन उड़ा देंगे भाई, इसको रहने देते हैं सब कुछ उड़ा देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई, हर क्लास में नया प्रोजेक्ट बनेगा हमारा, तो आज की क्लास के लिए चीजें उड़ा देना, समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीजें उड़ा सकते हैं, ये चीजें नहीं उड़ा सकते। क्लास यहाँ तक क्लियर है, चलाए बड़ी प्रोजेक्ट, तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स क्लियर है, गेट इग्नोर क्लियर है, पैकेज लॉग, पैकेज जेसन, रीड क्लियर है, इंडेक्स रहता है, पब्लिक रहता है और हमारा एसआरसी रहता है।
अब समझते हैं भाई, पहले प्रोजेक्ट को चलाते हैं उसके बाद इसे समझेंगे। प्रोजेक्ट चलाने के लिए कमांड क्या है? npm run dash। तो जैसे मैंने npm run dash करा तो हमारे पास हमारा भाई रीड का सर्वर हो गया अप, और वो अब हुआ है किसके ऊपर? लोकल होस्ट 5173। तो सिंपल भाई मैंने इसे कॉपी करा, अपने ब्राउज़र में गया और पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो हमारे पास हमारे फ्रंट एंड के ऊपर एक लोगो आ गया बीट का, एक आ गया रिएक्ट का, बीट प्लस रिएक्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक काउंटर। मतलब ये एक हमारे पास क्या है? बेसिकली बॉयलर प्लेट है। क्या हमारे पास बेसिकली बॉयलर प्लेट। अब हमें क्या भी रहेगा भाई, अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है तो क्या करो? एसआरसी में जाओ, और एसआरसी में कहां चले जाओ? x.gss। भाई क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाओ भाई अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और अब जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं भाई? index.html। हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फाइलें HTML की है? कितनी फाइलें? क्या है इस फाइल के अंदर? जो खाली है रूट है सर, एक डिव है बस भाई, सारे गौर से देखिए पहले। स्क्रिप्ट भी है, शिशुआ को मिला, लिंक भी है भाई हमारे पास एक index.html की क्या है? फाइल है भाई। अभी सब पढ़ लें तभी बाद में सर, अभी जानते हो स्टूडेंट index.html को समझ लें। हमारे पास क्या है? सिंपल भाई एक index.html की फाइल है, और इस फाइल के अंदर हमारे पास कोई भी यूआई पे दिखाने के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सही है ना भाई? आप अगर जरा गौर करो तो बॉडी के अंदर क्या हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर को भी क्या दिया हुआ है? आईडी दी है रूट। याद रखना भाई, एचटीएमएल के अंदर एक div है और div के पास क्या है? आईडी इक्वल्स टू रूट। लेकिन सर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि यूआई आ रही है, कैसा आ रही है? ये आ रही है आपके पास कहां से? एसआरसी के अंदर से main.jsx आ रही है। मतलब डायनेमिक यूआई आ रही है। क्या आ रही है? डायनेमिक यूआई आ रही है। बस में नहीं, अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। तो ये बेसिकली आपके पास है भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन। डेटा के पास क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइब्रेरी है, या सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। रिएक्ट के पास सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी है। तो इस सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अब जरा समझते हैं। कोई बताना चाहेगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक ही अभी इंग्लिश में होगा ना, एक ही पेज होगा। टेक्निकली बताओ। भाई ये चलिए बताओ, जिसमें मैं पूछूं यार सर लास्ट में। और ऐसा ही, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट चेंज भी है। सिंगल पेज होती है लेकिन मल्टीपल पेजेस से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका सीन ऐसा है कि रेंडरिंग के वक्त अगर हमारे मल्टीपल पेजेस कनेक्ट है, मतलब अगर सिंगल पेज है उसका कोई नोटिफिकेशन का कोई हमारा एलिमेंट है, अगर वो चेंज होता है तो सिंगल पेज की वजह से हमारी पूरी डायरेक्टरी दोबारा होती है, उसकी वजह से हमारे मल्टीपल पेजेस देखो भाई, तीन चार बातें हुई, तीनों चारों बातें सही है, थोड़ी थोड़ी गलत भी है, थोड़ी थोड़ी मतलब आपकी वाली बात सही थी। आपने स्टार्ट में बिल्कुल सही था, आपने में तुमने गलत बात कर दी बस कॉन्सेप्ट। अब आते हैं भाई, कम से कम बोल तो रहे तुम लोग तो दसियां कर दो। अच्छा जी, तो क्लास सिंगल पेज एप्लीकेशन का भाई कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का भाई मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज होगा, होम पेज। अक्सर और बेशतर भाई लोगों को लगता है कि अच्छा भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है तो उसका मतलब कि रिएक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ होम पेज ही होगा बस। नहीं भाई, इसके अंदर हम जितने चाहे उतने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 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 index.html होगा ना हमारे पास, ये जो html की फाइल होगी हमारे भाई। आप सवाल है, अगर आप लोगों ने भाई html css और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो भी भाई
नमाज ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनाई गई। उस नमाज ट्रैकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपके पास भाई लॉगिन पेज था, साइन अप पेज था, आपका डैशबोर्ड था, हिस्ट्री पेज था। आपने कितने एचटीएमएल की फाइलें बनाई? 4। मतलब सर जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी नंबर ऑफ एचटीएमएल की फाइल्स होंगी। ऐसा ही है। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट कहता है कि भाई मैं हूं सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमेशा कितने पेज होंगे? इंडेक्स और एचटीएमएल का एक ही पेज होगा बस। मतलब एचटीएमएल का पूरी वेबसाइट में एक ही पेज होगा बस। इसके बाद जितने भी पेजेस होंगे ना भाई वो सारे डायनेमिकली रिएक्ट क्या करेगा? उससे हैंडल करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सिंगल पेज एप्लीकेशन। कि हमारे पास एचटीएमएल के लिए एक ही पेज होगा और वही सिंगल एचटीएमएल का पेज क्या होगा भाई? रिस्पांसिबल होगा किस चीज के लिए? इसके लिए एक और चीज रिस्पांसिबल तो होगा हमारे पास, इसके साथ साथ पेज रिलोड भी नहीं होगा। अभी आप लोग लॉगिन साइन अप पे जाते हो, साइन अप से लॉगिन पे आपका पेज क्या होता है? रिलोड होता है या नहीं होता? रिएक्ट में रिलोड नहीं होता। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। पिछली क्लास तो भाई अब जरा यहाँ पे जरा गौर से देखिए सारे। अच्छा भाई हमने क्लास अभी की डिस्कस करी कि हमारे पास रिएक्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब रिएक्ट के ऊपर जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन बनती है वो सारी की सारी क्या होती है भाई? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। कि आपके पास सिंपल आपके प्रोजेक्ट के अंदर एचटीएमएल फाइल होगी ना, कितनी होगी भाई? सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल होगी बस। और जितने भी पेजेस होंगे ना भाई वो एक ही फाइल के ऊपर हैंडल होंगे। और कौन हैंडल करेगा भाई? आपका रिएक्ट हैंडल करेगा। सही। अब इसका फायदा क्या है सर? भाई इसका फायदा क्या कि भाई इससे आपकी जो भाई वेबसाइट है, जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो काफी एक तो भाई फास्ट होती है। सेकंड चीज कि भाई यूजर इंटरेक्टिव होती है। कि आपके पास हमेशा भाई पूरा पूरा पेज रिलोड नहीं होता। अभी आप लोगों ने भाई लॉगिन साइन अप वाले पेजेस बनाए, आप साइन अप से लॉगिन के ऊपर आओ तो भाई पहले पूरा पेज रिलोड होगा और यूआई के वाइड स्क्रीन आ जाएगी। ऐसा ही है, वाइड स्क्रीन पर चलो भाई आप कोई भी लोडर शोडर लगा दो, एक अलग बात है। आप लॉगिन से डैशबोर्ड के ऊपर एक वाइड स्क्रीन आएगी और आप लॉगिन से डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट कर रहे होगे। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अब देखो रिएक्ट की आपको एप्लीकेशन की अगर एग्जांपल दिखाऊं तो भाई आपका फर्स्ट पेज पे है, होम पेज पे। अब मैं इस पेज से किसी पेज पे जाऊंगा, अब जरा गौर करना, आपको इस पेज रिलोड नहीं होगा। मैं सिंपल कहां पर आया? रेज्यूमे चेकर वाले पेज पर आया। पेज रिलोड हुआ आपके पास? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या है आपके पास? सिंगल पेज एप्लीकेशन। कि जितने भी पेजेस आ रहे हैं वो सारे बेसिकली भाई डायनेमिकली इंडेक्स और एचटीएमएल में जाके क्या हो रहे हैं? अपेंड हो रहे हैं। सही है ना क्लास? इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट या एप्लीकेशन। अब देखो होम पेज पर आता हूं आपसे, ना हमारा पेज लोड हुआ लेकिन हम लोग होम पेज पर आ गए। सही है क्लास? चलेंगे तो भाई अच्छा जी। तो भाई इंडेक्स और एचटीएमएल क्लास कौन सा समझ में आया या नहीं है? इंडेक्स और एचटीएमएल जो हमारे पास हमारे नीट के प्रोजेक्ट के अंदर है, तो बेसिकली भाई इंडेक्स और एचटीएमएल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट एचटीएमएल की फाइल होगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सही है, जो कि बिल्कुल खाली है, इसमें कोई हमारे पास यूआई में दिखाने के लिए कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक डब्बा है और उस डब्बे की आईडी क्या है? रूट। और ये एचटीएमएल फाइल किसके साथ कनेक्टेड है? एसआरसी के अंदर main.jsx से कनेक्टेड है। अब आ जाओ भाई सबसे मेन चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? एसआरसी। अब स्टार्ट हुआ हमारे पास क्या? रिएक्ट। एसआरसी पे क्लिक करा। एसआरसी पे क्लिक करने के बाद आपको भाई यहाँ पे बहुत सारी फाइलें मिली, जिसमें app.css, app.jsx, main.css और उसके बाद main.jsx। ये HTML के साथ कनेक्ट है क्लास, main.jsx। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ काम होता है। सही है भाई? अब जरा समझते हैं। main.jsx नाम से पता चल रहा है
फाइल के नाम से मतलब है कि फाइल क्या है, ये मेन फाइल। एसआरसी के अंदर आपके पास ये जो फाइल है भाई main.jpg की, ये सबसे भाई आपके पास मेन फाइल है आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट की, जो कनेक्टेड किसके साथ, index.html के साथ। बस भाई अब देखो यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, document.getElementById। देखिए ऐसा सर ये कहाँ से आ रहा है, रूबी क्या है, ये फाइल किससे कनेक्ट है, index.html से। ये फाइल किससे कनेक्ट है, index.html से। और इस फाइल के अंदर हमने क्या गेट किया हुआ है, रूट गेट किया हुआ है, ऐसा ही है। और देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रिएट रूट क्या हुआ है यहाँ पे, क्रिएट रूट कहाँ करो क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। और उसके बाद में क्या करा है भाई, हमने रेंडर कराया है। और क्या रेंडर कराया है भाई, ऐप को। अब जरा इसको समझते हैं कि भाई बेसिकली क्या गेम चल रही है, ऐसा ही है। अब देखो भाई मेन डॉट जेएसएस क्या कर दी मैंने, बिल्कुल खाली कर दी। यूआई क्या हुआ, सब कुछ खाली ब्लैंक, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। अब जरा समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। भाई हमारे पास रिएक्ट के अंदर इंडेक्स और डिस्प्ले बिल्कुल हमेशा खाली देगी। अब हमें इस रूट को क्या करना होगा, रिएक्ट के अंदर गेट करना होगा। और हमारे रिएक्ट को कहां पर है, एसआरसी के अंदर। कहां पर है, एसआरसी के अंदर। एसआरसी के बाद रिएक्ट नहीं है, एसआरसी के बाद रिएक्ट। रिएक्ट के जितना भी काम होता है ना वो सारा काम कहां पर होता है, एसआरसी के। सबसे मेन फाइल कौन सी है, main.js। हम क्या करेंगे भाई, अब जरा समझो। हमने सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, सही है भाई, क्या बनाया हमने, कॉन्स्ट। और हमने क्या किस नाम से बनाया है, रूट। हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। क्लास क्लियर है या नहीं है भाई। उसके बाद हमने भाई एक मेथड यहां कॉल करा किस नाम से, क्रिएट रूट के नाम से। और ये क्रिएट रूट हमारे पास कहां से इंपोर्ट हो गया भाई, ये इंपोर्ट होगा इंपोर्ट फ्रॉम अच्छा जी। तो ये हमारे पास क्लास कहां से इंपोर्ट होगा भाई, react dom slash client। सर ये react dom नहीं आया समझ में भाई, हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की ना react dom की, ये नहीं करी। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर react dom की डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, हमने react dom के अंदर से क्या निकाल लिया, create root निकाल लिया। क्या निकाल लिया, create root। भाई create root करता क्या है, पढ़ो जरा। create root, let's create a root to display React component inside a browser DOM root। मतलब create root की मदद से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने React के कंपोनेंट्स को या अपने React की हम लोग भाई UI बनाते हैं, उसे शो करवाते हैं कहां पे, DOM के ऊपर। कहां पे, अब create DOM सॉरी create root का दो चीजें, चलो और आसान करते हैं भाई। क्रिएट root का आपसे एक चीज क्या कहता है भाई, कहां से करूं क्रिएट, मुझे कंटेनर दो भाई। मतलब क्रिएट root से भाई क्या लेगा भाई, कहां क्रिएट करूंगा, कहां कौन सी जगह पे क्रिएट करना है। तो हमने बोला भाई कहां जाके क्रिएट करो, रूट में जाके क्रिएट करो। पहले क्रिएट करो भाई, रूट में जाके क्रिएट करो। बात समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद क्रिएट रूट के अंदर हमें क्या मिलता है, डॉट रेंडर। भाई क्या शो कर रहा हूं यूआई पे जाके, सही है भाई। आपने मुझे रूट के साथ कनेक्ट कर दिया, हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन को रूट के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्या शो करवा रहे हैं जाके भाई, वहां जाके आगे काम करो। आप मुझे शो करवाओ h1 और क्या शो करवा दो उसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। क्या शो करवा दो, क्या आगे हमारी यूआई पे आगे हेलो वर्ल्ड, या नहीं आया। कितने लोगों समझ में आया ये, आगे सबको समझ में।
भाई देखो और आसान करना है तो अपनी इस तरह कर दो इसको कि आप लोगों ने क्रिएट रूट जो अलग करा है ना उसको किसी वेरिएबल के अंदर रख दो और उस वेरिएबल से डॉट रेंडम निकाल के भाई अपना मैथड कॉल करा लो। बात यही है। बात क्या है? ठीक है। क्लास की बात समझ में आई है नहीं है? पहले आप बोलोगे यार सर पहले तो वहां पे ऐप लिखा हुआ था, स्ट्रीट मूड लिखा हुआ था, भाई समझेंगे सब कुछ समझेंगे एक एक करके। वो डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट भाई उनको थोड़ी पता है कि आप बिल्कुल नए बंदे होंगे, तो आप लोग आए हो रिएक्ट के ऊपर एक टाइम लगेगा आपको वो चीज समझने में। पहले मुझे बताओ भाई चीज समझ में आई है? वापसी दफा करके दिखा दो। क्लियर है? देखो भाई सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे भाई क्रिएट रूट को इंपोर्ट करा। किसे इंपोर्ट करा? तो भाई हमारे पास इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट क्रिएट रूट कहां से भाई? फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। सही है भाई। और हमने भाई क्रिएट रूट को कहां रख दिया? रूट वेरिएबल के अंदर। क्रिएट रूट कहां से क्या लेगा आपसे भाई? कहां तक रूट क्रिएट करो? हमने इसको एड्रेस दे दिया भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट। क्लास क्लियर है? सिंपल क्या करो, रूट के ऊपर रेंडर करो। रूट के ऊपर क्या करो? रेंडर। और क्या रेंडर करो भाई? h1 हेलो रिएक्ट। क्लास क्लियर है? यहां तक कोई मसला, कोई सवाल? आगे बढ़े, समझ में आई कहानी? तो भाई देखो अब पूरा फ्लो समझ लो इसका, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े। सबसे पहले हमारे पास जब हमने भाई npm run dash करा, हमारे पास react की एप्लीकेशन अब हुई। जैसे ही अब हुई तो हमारे पास index.html की फाइल ही ब्राउज़र पे चलेगी। ब्राउज़र में क्या चलेगा आपके पास? index.html की फाइल ही चलेगी। लेकिन जब index.html की फाइल ब्राउज़र पे चली तो वहां पे हमारे पास क्या था भाई? डिस्का जिसकी आईडी कहते हैं रूट, और उसमें भाई एक जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड जुड़ी क्या हमारे पास? main.js। इस फाइल से हो क्या रहा है? इस फाइल से रूट कंटेनर के ऊपर एक क्रिएट रूट क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। रिएक्ट डॉम से मतलब रिएक्ट के अंदर से क्रिएट रूट क्या हो रहा है? हमारे रियल डॉम पे मतलब हमारे ब्राउज़र डॉम पे इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है भाई। और हम क्या कर रहे हैं? रेंडर की मदद से हेलो वर्ल्ड को यूआई के ऊपर शो कर रहे हैं। भाई यहां तक क्लियर है? मेथड है, क्रिएट रूट मेथड है जो रिएक्ट डॉम से आपको मिलता है। भाई यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा भाई। रिएक्ट डॉम के अंदर दो चीजें होती हैं, क्लाइंट होता है और एक होता है आपके पास सर्वर। सही है भाई। तो आप क्रिएट रूट जो लेना चाहते हो, क्लाइंट वाला लेना चाहते हो, सर्वर वाला लेना चाहते हो, तो मुझे पता नहीं है भाई, मुझे क्लाइंट वाला चाहिए। मतलब कि सीएसआर है एसआर। अब आप लोगों से सीएसआर एसआर में क्या फर्क है? फिर वो समझाऊंगा। ये क्रिएट रूट दे रहा है आपको। नहीं 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 नहीं, मैं डॉम है ही नहीं। कहां पे है डॉम? क्रिएट रूट से आ रहा है। क्रिएट रूट कहां से आ रहा है? तो डॉम से कहां आ रहा है? रिएक्ट डॉम से। भाई अब एक और चीज समझ लो, डॉम और रिएक्ट डॉम जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिएक्ट डॉम ब्राउज़र का डॉम है, नहीं। बेसिकली भाई अभी मैंने ना तो रिएक्ट की आप सोच रहे हो भाई सब थ्योरी को रहता है कि आपको कल इतना साल तो बताया ना रिएक्ट के बारे में। नहीं भाई, वो रिएक्ट की भी 20% थ्योरी हुई है। अभी रिएक्ट में थ्योरी बहुत समझने की है कि भाई इसके अंदर रियल डॉम वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है, रिकैंसलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। सही है भाई। फिर इसके अंदर अभी आगे जाके पता हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट आएंगे जो समझते हैं अभी, तो टाइम तो लगेगा। अभी दूसरी क्लास है, अभी 4-5 क्लासेस तो हमारे पास रुकी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल कि अच्छा भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर 4-5 क्लासेस के बाद जब स्टेट टॉप अगर पढ़ेंगे ना, फिर हम डायरेक्ट होते हैं एडवांस के ऊपर कि हाँ भाई अब आओ, अब पढ़ो वर्चुअल डॉम, फिर आ जाओ यूज इफेक्ट पढ़ो, फिर कुछ चीजें पढ़ेंगे रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। सही है भाई। तो ये होता है भाई रिएक्ट के अंदर।
भाई यहाँ पे क्लियर है सबको? आगे बढ़े भाई। अब यूआई के ऊपर अभी क्या शो रहा है? हेलो रिएक्ट, सही है भाई। मुझे यहाँ पे शो करवाना है हेलो फैलानी करके थी क्लास। थोड़ी देर बाद सारे बंद कर ले भाई और यहाँ देख ले। हेलो रिएक्ट लिखा हुआ है, मुझे एक और हेडिंग चाहिए किसकी? अब हेलो फैलानी। क्या करूँ सर? एक और हेडिंग बनाए यहाँ पे H1 और हेलो फैलानी। क्या दे रहा है मुझे? एरर दे रहा है। समझते भाई क्यों एरर दे रहा है? पहले तो ब्राउज़र में क्या क्या करो भाई, एरर देना। बस भी भाई अब जरा समझो, बड़ा जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये। आप लोग रेंडर के अंदर कितने एक्शन दे लोगे? मतलब 2 एलिमेंट दे दो, ऐसा ही है। रेंडर एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेंडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेंडर बोलेगा भाई मुझे पैरेंट जो दोगे ना तुम, वो हमेशा एक ही दोगे बस। भाई देखो ना, अभी इन दोनों कोई पैरेंट है नहीं, ये अपने अपनी पैरेंट है ना। एचटीएमएल पढ़ी है ना भाई, पैरेंट चाइल्ड चाइल्ड पैरेंट में पढ़ा चुका हूं सब कुछ, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशन की बात करूं, दोनों रिलेशन क्या हमारे पास? सिबलिंग्स है। क्या दोनों सिबलिंग्स है, लेकिन इनका कोई पैरेंट है नहीं है, ये अपने अपनी पैरेंट कंसीडर होंगे। तो भाई सिंपल, अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट शो करवाने, एक से, तो भाई आप क्या करोगे? आप इनके लिए यहाँ पे एक डिस्क क्रिएट करोगे, मतलब एक पैरेंट क्रिएट करोगे। सही है भाई? मतलब रेंडर हमेशा जो पैरेंट लेगा ना आपसे, वो किसे लेगा? सिंगल लेगा। बात समझ में? तो सिंपल हमने एक डिस्क के अंदर अपने दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दिया भाई? रैप कर दिया, और हमारी यूआई के ऊपर हेलो रिएक्ट और हेलो सलामी करके डाल। अब बताओ भाई कितने लोगों जिनको यहाँ तक समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। क्लास समझ क्लियर है? कौन है भाई नहीं वाला? फ्रैगमेंट पढ़ेंगे ना जेसिस के अंदर। कंपोनेंट के बाद जेसिस पढ़ाऊंगा, उसके अंदर फ्रैगमेंट्स पढ़ाऊंगा, जेसिस की कुछ चीजें वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। टेंशन नहीं ले। और ये क्या होता है? ये नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? कंपोनेंट्स। क्या है क्लास? और आ रही है सबको? नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? कंपोनेंट्स। ये बेसिक समझ में आ गया तो रिएक्ट का या नहीं आया समझ में? क्रिएट रूट, क्रिएट रूट के ऊपर डॉट रेंडर। आपसे रेंडर हमेशा एक ही पैरेंट क्या करेगा भाई? एक्सेप्ट करेगा। आप मल्टीपल पैरेंट इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते। जितना कोड लिखेंगे वो सारा कोड हम लोग इस रेंडर के अंदर ही लिखेंगे। मतलब अगर आपने मिसाल के तौर पर एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो उस पूरी लैंडिंग पेज का जो कोड होगा वो सारा कहाँ होगा? हमारे पास इस डिस्क के अंदर होगा। मतलब मल्टीपल बना सकते हो आप लोग, दूसरी भी भाई डिस्क के अंदर डिस्क बना लो। पैरेंट हमेशा एक ही होगा, पैरेंट हमेशा एक होना चाहिए, मल्टीपल पैरेंट नहीं। जैसे भाई आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी है ना, एचटीएमएल के अंदर पैरेंट क्या होता है? आपके पास बॉडी होता है। यूआई के लिए पैरेंट क्या होता है? हमेशा बॉडी। अब उस बॉडी के भाई मल्टीपल चार्ट होते हैं, लेकिन बॉडी का कोई दूसरा पैरेंट नहीं हो सकता यूआई पे। सही है ना भाई? तो बॉडी हमेशा रूट एलिमेंट होता है हमारे पास, क्योंकि भाई जो ब्राउजर में जो वाइट स्क्रीन पे शो होता है ना हमेशा, वो क्या शो होता है? आपके पास बॉडी एलिमेंट शो होता है। ठीक है? तो बॉडी हमेशा एक, तो आपके पास जहाँ पे कंटेनर हमेशा क्या होगा? ऊपर एक होगा। फिर चाहे नैप बार, फुटर, मल्टीपल कार्ड्स, मल्टीपल सेक्शन, स्लाइडर, उसके लिए आपको जो आप करते हुए आए हो ना आज तक, वही सब करना है। लेकिन टॉपिक पढ़ेगा तो किसका भी? कंपोनेंट्स का। अभी और आसान देंगे सीधा आपके लिए। बॉडी ऑलरेडी है ये रहा, और बॉडी को भाई कभी रूट नहीं बनाते। कहीं मेरी क्लास में बच्चे गए? हाँ खड़े हो जाओ बस। हाँ तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा बराबर वाला है।
खड़े हो जाओ। मुझे आंसर चाहिए इस चीज का कि भाई हम बॉडी को रूट नहीं बना सकते। वो तो जी पता है मैंने बॉडी को किसी के डायरेक्ट चाइल्ड पैटर्न बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? क्या नहीं जाएगा? कौन करेगा इसका आंसर? हम बॉडी को किसी का भी डायरेक्ट पैटर्न क्यों नहीं बनाते? खुद तो एक पैटर्न है लेकिन क्यों नहीं बनाते? बॉडी है, बॉडी एलिमेंट। अगर मैं बॉडी को किसी यूआई एलिमेंट का डायरेक्ट पैटर्न बना दूं, क्या मसला आएगा? मतलब 4 चाइल्ड है, उन 4 चाइल्ड का अगर मैं बॉडी पैटर्न बना दूं, बना सकता हूं, बन तो जाएगा, लेकिन मसला क्या आएगा? भाई डिटेल में डिस्कस किया था हमने बचपन में। ये तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी एक और मसला क्या था? मसला क्या होता है? मैं बता दूं, क्या हाल चल रही है? मानो जो बताया था एसचे मैंने पढ़ी थी ना हमने, जब हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कंटेनर्स का कि हम किसी को भी डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बनाते भाई बॉडी का। सीएसएस की प्रॉपर्टीज मसला करती है भाई, बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है पैरेंट पे दी जाती है और चाइल्ड को उसका इफेक्ट होता है जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स। याद आ गया कुछ? सब कुछ। तो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बॉडी को दे दूं तो भाई वो तो पूरी यूआई को जाके फ्लेक्स कर देगा। पढ़ा था ना ये? तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट किसी को भी बॉडी का चाइल्ड नहीं बनाते। बॉडी के अंदर हमेशा हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं और फिर अपनी यूआई डेवलप करते हैं। ये भाई हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद नहीं भाई तो वो आपका मसला है। खैर, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक जिसका हमारे पास क्या है भाई? कंपोनेंट्स। अभी भाई कंपोनेंट्स का टॉपिक में स्टार्ट कर ही रहा हूं और आपके दोस्त का जवाब सवाल है और बड़ा बड़ा सवाल है कि सर अब जितनी भी यूआई होगी वो कहां पर होगी? क्या इसी रेंडर के अंदर होगी? बिल्कुल हमें तो यही चाहिए या नहीं? क्योंकि भाई हमारी एचटीएमएल में जो भी चीज जाएगी ना क्लास वो यहीं से जाएगी, इसके अलावा अब हमारे पास कोई एग्जिट नहीं है। मतलब हमारी यूआई जो रिएक्शन निकलेगी ना वो कहां से एग्जिट होगी? बस डॉट रेंडर से ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये हाईली माइनर लैंडिंग पेज है ना, ये पूरा लैंडिंग पेज आप लोग डेवलप करो रिएक्ट के ऊपर। तो आप बोलोगे सर ये रेंडर के अंदर ही सारा करना होगा। अब आ जाओ भाई इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास कंपोनेंट्स। भाई कंपोनेंट्स बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ, बहुत आसान डेफिनेशन समझाता हूँ। ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा क्या होगा? ये फुटर, हेडर, फुटर। क्लास 100 पेजेस है। कितने पेजेस है? भाई कंसीडर करो दराज की वेबसाइट है, दराज की वेबसाइट के ऊपर हेडर और फुटर सब जगह दिखता है। 100 पेजेस है, 100 पेजेस के ऊपर आपको हेडर और फुटर शो करवाना है। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको 100 पेजेस पे जा जाके इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही ना? अभी आप लोगों ने नमाज पढ़ी है बनाई 3 पेजेस का, बस डैशबोर्ड में लाके हिस्ट्री पेज, प्रोफाइल पेज, तीनों में नैब बार और फोटो दिखाना है। एक स्टेप लाजमी करना है, क्या? कॉपी पेस्ट। आपको तीनों फाइल्स के अंदर आपका सेम कोड क्या होगा? रिपीट होगा या नहीं होगा? सही है, नैब बार और फोटो का होगा लाजमी। अब मिसाल के तौर पे 100 पेजेस हैं, आपने 100 पेजेस के ऊपर भाई नैब बार कॉपी पेस्ट करके लगाते हैं। एक यूआरएल जो था ना, नैब बार के अंदर लिंक्स होते हैं,
एक पेज का लिंक चेंज हो गया। अब आप मुझे बताओ, एक जगह से अपडेट करो तो सब जगह हो जाएगा या 100 जगह जाना पड़ेगा? अरे 100 जगह जाओगे आप लोग, एक को हटाना है, एक जगह से हो जाएगा, 100 जगह से करना होगा, 100 जगह जाना होगा। भाई बहुत नॉर्मल दूसरी बता रहा हूँ आपको, 100 पेजेस आम सी बात है, 150 पेजेस आम सी बात है वेबसाइट के अंदर, सही है। आपके पास इजीली भाई आप अच्छी एप्लीकेशन पे काम करो तो आपके पास 250-300 पेजेस आराम से बन ही जाते हैं, ठीक है ना क्लास, ये नॉर्मल है आपके पास। तो भाई 100-150 पेजेस की वेबसाइट, 100-150 एचटीएमएल की फाइल है, तो नैप बार का सर आपने तो परेशान कर दिया हमें। अब मुझे बताओ कार्ड्स, होम पेज पे कार्ड अलग से शो होगा, अबाउट पे कार्ड अलग से शो होगा क्या? भाई पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो दराज सालों के जो कार्ड्स हैं, क्या वो हर पेज पर अलग दिखते? नहीं यार, यहाँ बताएं मेरा यहाँ चेंज कर दो, नहीं भाई, पूरी वेबसाइट में कार्ड्स आपके पास सेम शो होंगे, ऐसा ही ना भाई। छोटे से एग्जांपल है भाई आपके पास। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कार्ड भी शो हो रहे हो, 100 पेजेस 100 जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है कार्ड चेंज कर दो, भाई 100 पेजेस पे जा जाके आपको एक जगह जाके चेंज, कितने चांसेस है भाई एरर आने के? 100% चांस है भाई। भाई मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा, आप लोग का नहीं पता मुझे। सही है भाई, मैं तो इंसान हूं, मुझसे हो जाएगी गलती, कहीं ना कहीं भाई अपना यूआरएल चेंज करना भूल जाऊं मैं, सही है भाई, कहीं का हाइड करना भूल जाऊं मैं, तो भाई गलती आने के चांसेस बहुत हैं। रिएक्ट आपसे कहता है बस इतनी सी प्रॉब्लम, आओ मेरे पास, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिएक्ट के अंदर, जिसका नाम क्या हमारे पास? कंपोनेंट्स। क्या नाम है? मैं आपको कंपोनेंट का आसान नाम बताऊंगा थोड़ी के अंदर, सही, आप दोनों को समझ में आएगा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको आसान नाम बताऊंगा। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई रीयूजेबिलिटी, समझ तो गए या नहीं समझे? भाई रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, फंक्शन, क्या फंक्शंस, हम लोगों ने अभी तक कोड को रीयूजेबल करने के लिए क्या पढ़ा है? फंक्शंस। रिएक्ट कहता है कि जानी मेरे पास कंपोनेंट्स का जो ना कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, आपको ये हेडर जो है 100 जगह चाहिए, जगह चाहिए 100 जगह चाहिए, आप इस हेडर का एक कंपोनेंट क्रिएट कर दो, मतलब आप एक क्रिएट करता हेडर कंपोनेंट क्रिएट कर दो, सही है भाई। अब आपको जहां जहां हेडर चाहिए वहां वहां आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इस हेडर कंपोनेंट को अपने पास कॉल करो, वो आपके पास उठकर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये कार्ड, ये मेरे पास है भाई कार्ड मेरा, अब मुझे 100 पेजेस के ऊपर कार्ड भी शो करवाने, तो क्या मैं अलग अलग कार्ड क्रिएट करूंगा? नहीं भाई, मैं क्या करूंगा भाई, एक कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा, किसका भाई? कार्ड का। अब जहां जब मुझे कार्ड चाहिए ना क्लास, कॉपी पेस्ट नहीं करना काम, वहां वहां ये कंपोनेंट सिंपल बस कॉल करूंगा और वो कार्ड मेरे पास उठकर आ जाएगा भाई। फुटर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, 100 पेजेस के ऊपर उसको कॉल करवाएंगे, आ जाएगा। फायदा क्या है? पहला फायदा भाई रीयूजेबिलिटी, आपको सेम कोड बार बार हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा, कोई आपको भाई आपको कोई लिंक हाइड करना है, कंपोनेंट में गए अबाउट का पेज हटा दो थोड़ी देर के लिए, अबाउट हाइड करा, 100 पेजेस के ऊपर एक साथ हाइड होगा, 100 पेजेस के ऊपर यूआरएल चेंज करना है, एक जगह से करा पूरी वेबसाइट की यूआरएल चेंज। अब मुझे बताओ पहला वाला तरीका सही था, कंपोनेंट वाला तरीका सही था? कंपोनेंट वाला तरीका सही है भाई, कंपोनेंट वाला तरीका बिल्कुल वैलिड है। तो भाई कंपोनेंट का मतलब होता है कि भाई हम कंपोनेंट्स की मदद से अपनी यूआई को रिएक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, रीयूजेबल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या हमारे पास बेसिकली भाई, रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स का कांसेप्ट ये है कि कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग अपनी यूआई को क्या कर सकते हैं भाइयों, रीयूजेबल कर सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यही होते हैं कंपोनेंट्स। क्या होता है बस? अब कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं और कॉल कैसे होते हैं, मतलब यूज कैसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या भाई समझने वाला। स्टार्ट करें, चलिए। तो भाई रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं क्लास, वो होते हैं दो किस्म के। कितने किस्म के होते हैं? एक होता है हमारे पास क्या, क्लास कंपोनेंट, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, हाँ फंक्शन कंपोनेंट। क्या होता है सेकंड हमारे पास? फंक्शन कंपोनेंट। भाई क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट सर क्या फर्क है, क्या यूज होता है, जल्दी बता दूं आपको। क्लास कंपोनेंट डेप्रिशिएट होता है। क्लास कंपोनेंट क्या होगा आपके पास? डेप्रिशिएट, खत्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। रिएक्ट वालों ने क्लास कंपोनेंट को क्या कर दिया भाई? अल्लाह हाफिज। लेकिन भाई बताने का मकसद ये है आपको कि रिएक्ट इंट्रोड्यूस के अंदर से पूछा जाता है कि भाई रिएक्ट के अंदर कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। आप बोलोगे यार सर ने तो फंक्शन ही बताया था, ये दूसरा कौन सा आ गया भाई, तो वहां बैठे मुझे गाली दे दूंगी आप लोग, तो भाई इसलिए बता दूंगा आपको, सही है ना, सभी में देते हैं ऐसा ना हो। तो भाई हमारे पास सिंपल क्या है, रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट जब रिएक्ट नई आई ना, तब तो रिएक्ट आई थी मार्केट के अंदर, तो रिएक्ट होते थे क्लास कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट होते थे? क्लास कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वर्जन 16.8, कौन सा वर्जन? 16.8 वर्जन। फंक्शन कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट रिएक्ट ने क्या करवाया? इंट्रोड्यूस करवाया। सही है भाई? उससे पहले हमारे पास रिएक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थे? क्लास कंपोनेंट थे। आज की तारीख में सर क्लास कंपोनेंट यूज होते हैं? नहीं होते। रिएक्ट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट देती है? नहीं देती है। रिएक्ट का खत्म नहीं करती क्लास कंपोनेंट की सपोर्ट दे रही है। मतलब रिएक्ट वर्जन 19 चल रहा है, सही है, और हम वर्जन 19 पढ़ेंगे लेटेस्ट। तो भाई लेटेस्ट वर्जन 19 के अंदर तो क्लास कंपोनेंट को बना ही नहीं सकते। 18 वर्जन में चलो ये था कि भाई बना सकते हो, लेकिन 19 वर्जन में तो बना ही नहीं सकते। बोलेगा भाई क्या कर रही है ये, क्या वो पहचानते ही भूल गया, वो मेमोरी लॉस बिजली, सही है भाई। अब रिएक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है? फंक्शन कंपोनेंट। सर फंक्शन कंपोनेंट आने की खास वजह भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ना कोई विषय उसमें मकसद होता है, रीजन होता है। भाई क्लास कंपोनेंट में मसले वसाइल नहीं होते। सबसे बड़ा मसला एक चीज का था भाई, क्या? परफॉर्मेंस। भाई क्लास कंपोनेंट इतने हैवी होते थे कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन भाई स्मूथली चलती ही नहीं थी, बहुत स्लो चलती थी। ठीक है भाई, क्लास कंपोनेंट का जो फाइल साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता था, सही है, आफ्टर मतलब कंपाइल। और फंक्शन कंपोनेंट बहुत लाइट वेट है एज कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट, स्पीड है बहुत ज्यादा इसके अंदर। सेकंड चीज स्टेट मैनेजमेंट। सेकंड चीज क्या है? स्टेट मैनेजमेंट, कंपोनेंट स्टेट मैनेजमेंट। क्लास हम पढ़ेंगे, क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट स्टेट मैनेजमेंट जो होते हैं ना भाई, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट के अंदर पीस ऑफ केक, सही है, ऐसा ही है, लेकर आए केक करना, खाना खत्म, तो मतलब इतना आसान है। वेरिएबल्स पढ़े हम लोगों ने, सेम वेरिएबल्स की तरह है। और पहले अल्लाह माफ करे हम पुराने वाले, सही है भाई। भाई हमने जब पढ़ा ना रिएक्ट, हमने रिएक्ट पढ़ी, मार्केट में उतरे, क्लास कंपोनेंट के बजाय फंक्शन कंपोनेंट आता है। अभी तक क्लास कंपोनेंट भाई इतने मुश्किल से समझा पढ़ा, मार्केट में तो फंक्शन कंपोनेंट आ गया, फिर फंक्शन कंपोनेंट पढ़ना पड़ा। अभी फंक्शन कंपोनेंट पढ़ के भाई हम लोग पता तो हुए, चलो भाई रिलैक्स के चलो फंक्शन कंपोनेंट पढ़ लिया, रिएक्ट पर चाह दिया। एक पैकेज है रिएक्ट राउटर डाउन करके, उसका वर्जन 4 चल रहा था, वर्जन 5 आ गया, सब कुछ चेंज। हम ही मतलब प्रमोट किए मेरे ख्याल से। फिर हमने बड़ी मुश्किल से समझी थी रिडक्स, क्या समझी थी? बहुत मुश्किल से रिडक्स, और हमने समझी रिडक्स थंब। तो रिडक्स थंब के ऊपर भाई हेड डाउन करा, कुछ टाइम नहीं हुआ, रिडक्स टूलकिट आ गई, सही है भाई, फिर रिडक्स टूलकिट बैठ के पड़ी। ये हमारे फील्ड का उसूल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फील्ड है ना भाई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है, ये यहाँ का रूल है। आपको अपने आप को वक्त के साथ साथ भाई अपडेट करना पड़ता है, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। अभी रिएक्ट नेक्स्ट के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर हाल साल हुआ, प्रोजेक्ट बनाया, ये करा, नेक्स्ट सर पे खड़ी हो गई, फिर नेक्स्ट पढ़ी। अब नेक्स्ट पर अल्लाह माफ करे भाई, नेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना आपको, फिर नेक्स्ट की कहानी बताऊंगा मैं आपको,
स्टार्ट करना नेक्स्ट मार्केट में 10 वर्जन के ऊपर, जो कि मतलब थोड़ी सी हिट हुई कि लोग यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। 10 वर्जन में काम करना स्टार्ट करा, नेक्स्ट का वर्जन आ गया 13 वर्जन सब कुछ चेंज। अच्छा भाई 13 पढ़ा, 13 के ऊपर काम कर ही नहीं, पढ़ा स्टार्ट करा, प्रोजेक्ट 13.4 आ गया, 13.4 की अपडेट करा, सब कुछ चेंज। पढ़ो बैठ के 13.4, 13.4 अभी पढ़ा ही है, ये मेरा भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है। 13.4 के ऊपर काम स्टार्ट कराइए, 2 महीने में प्रोजेक्ट के अंदर 14 वर्जन आ गया, और जब 14 वर्जन आया तो अल्लाह माफ करे, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ सिरे से चेंज, पूरा माइग्रेट करा बैठ के, पढ़ा भाई वापसी। अभी तो पढ़ ही रहे थे 14.1 सामने। हाँ ये हुआ है मेरे साथ भाई, ये पिछले 2.5 साल से नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट साल में 2.5 साल में जितनी गालियां दी ना, इतनी गालियां मैंने किसी को नहीं दी होंगी आज तक। फिर 14.1 पढ़ा, उस पे माइग्रेशन करी, 14.5 आ गया। फिर 14.5 के बाद हमें बोला चलो भाई रुक जाएंगे, नहीं भाई हम तो रुकने वाले ही हैं, 15। अब चल रहा है 15.4, नेक्स्ट डे इसलिए मुझे लगती है जहर 16 आ जाएगा, सही है, इस साल के एंड में 16 आ जाएगा। नेक्स्ट डे को इतना क्रिटिसाइज हुआ ना इसकी वजह से, नेक्स्ट डे की मार्केट गई थी 13.4 के अंदर बहुत ऊपर, कि भाई 13.4 आया, बहुत अच्छी फीचर्स लेकर आया, 14 में भी सही था, लेकिन जब उन्होंने 14.4 देखा और 14.4 के बाद मैंने 15 देखा ना, एक साल में 3 वर्जन देखे थे उन्होंने। इतना क्रिटिसाइज हुआ था इनको कि भाई हम पागल थोड़ी कि उनकी प्रोडक्शन लाइन एप्लीकेशन को बार बार माइग्रेट करते रहेंगे आपके चक्रों में, ठीक है। जब नया वर्जन आता है ना, तो पुराने वर्जन में फिर जो ना हैक होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, चीजें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, और डेप्रिशिएट पैकेजेस इंस्टॉल करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस तरह से कि भाई आपने ना छोर अपने बराबर में बिठा के रखा है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह आगे लगे खुद भी जब समझ में आती रहेंगी, डेवलपमेंट जब आप करोगे रिएक्ट के ऊपर। खैर, कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट और उसके बाद फंक्शन कंपोनेंट। भाई एंगुलर का मुझे आईडिया नहीं है, कंपोनेंट्स तो होते लेकिन अब वो क्लास बेस, हाँ क्लास बेस करता है, वो उन बेस करता है, सिंगल टेन आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है वो तो बिल्कुल होता है, सही है। एंगुलर मैंने कभी काम नहीं करा, सही है, इतना मैंने एंगुलर कभी पढ़ी है, इसलिए नेक्स्ट जेस इतनी बड़ों के पास बेसिक समझ में आ जाए नेक्स्ट जेस की, फिर जब कोई प्रोजेक्ट आए तो नेक्स्ट जेस को डॉक्यूमेंट्स देख के उसका प्रोजेक्ट क्रिएट करो, सही है भाई। तो नेक्स्ट जेस की यही टेक्निक होती है। बाकी बहुत सारे लोग बेवकूफियां करते हैं कि भाई वो रिएक्ट को स्किप करवा के डायरेक्ट नेक्स्ट जेस पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो भाई मैं उनको थोड़ा अगेंस्ट हूँ, मेरा थोड़ा यहाँ पे खिलाफ है कि भाई नेक्स्ट जेस डायरेक्ट पढ़ाना बेवकूफी है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी, खुली बेवकूफी। नहीं भाई हमारे साथ तो बिल्कुल भी ना हो, पता चला मैं आपके साथ, आपके सारे लिख लूं, पीछे कोई देखूं मेरे साथ है, पीछे कोई भी ना हो। रिएक्ट के लिए कितने कंपोनेंट्स है भाई? क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। हम जो पढ़ेंगे क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई? लेटेस्ट फंक्शन कंपोनेंट। चले भाई अब बनाते हैं सबसे पहले भाई रिएक्ट का, हमारे मतलब इस पूरे कोर्स का भाई पहला कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। अभी देखो क्लास हमें नीड में भाई क्या कंपोनेंट की मेन फाइल जो है main.jsx। सर आपका सवाल ये नहीं jsx क्या वाला आ गई, हम लोग .js पढ़ा है, .html पढ़ा है, jsx क्या है पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाए, कंपोनेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? jsx। तो इंशाल्लाह भाई सारी चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। आपको थोड़ा सा असाइनमेंट देंगे, अगली क्लास में रिएक्ट का असाइनमेंट बना के लाओगे, फिर अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह एक और कांसेप्ट हमारे पास वो पढ़ेंगे, और संडे वाले दिन इंशाल्लाह इस दिन नेक्स्ट संडे को हम बनाएंगे भाई रिएक्ट के अंदर टू डू एप्लीकेशन। क्या बनाएंगे भाई? टू डू एप्लीकेशन। आप बोलते सर ज्यादा नहीं हो गया? भाई टू डू एप्लीकेशन का नाम नहीं है, कॉन्सेप्ट का नाम है। मैं पहले दिन की क्लास में तुमको बता चुका हूं भाई, टू डू ऐप का नाम नहीं है, टू डू किसका नाम है? कॉन्सेप्ट का नाम है। कौन सा कॉन्सेप्ट का नाम है? कॉन्सेप्ट का नाम है। भाई जब तक आपको किसी एप्लीकेशन का ट्रस्ट समझ नहीं आएगा ना, आप उस फ्रेमवर्क या उस लाइब्रेरी के ऊपर काम नहीं करते हो, तो क्रैक करवाना लाजमी है। क्या बंद करना चाह रही है? कौन बंद करना चाह रही है? ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है,
हाँ तो सही है ना, अच्छा है ना। अब कोई नहीं है भाई, 100 में से 10 होंगी शायद। वो लेगेसी कोड होता है, उसको कहते हैं लेगेसी एप्लीकेशन कोड। कि भाई ये सभी जाहिर है, क्लास सवाल सुन लो भाई और जवाब भी सुन लो उसका। अभी तो रिएक्ट है, तो रिएक्ट की जाहिर है भाई, अभी तो रिएक्ट नहीं आई है, आज से 5 साल पहले। रिएक्ट तो तकरीबन मार्केट में भाई 10 साल हो गए। 2015 के अंदर मतलब काफी रिएक्ट जो वो यूजर स्टार्ट हो गई थी। 2013 में तो अपनी सॉल्व की है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में भी डेवलपमेंट हुई है भाई, और अच्छी खासी डेवलपमेंट। तो वो जो डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके हैं, तो वो जाया तो नहीं होगी ना, उसे कन्वर्ट करवाएंगे कंपनी वाले फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो भाई बहुत सारी हायरिंग्स ऐसी भी होती है कि यार हमें रिएक्ट का बंदा चाहिए जो क्या करेगा कि भाई हमारे लेगेसी कोड को नया वर्जन में कन्वर्ट करेगा। मेरे पास जाते ही एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसका ये था कि भाई वो सारा लेगेसी कोड बनाना था और उसे कन्वर्ट करना था किसी ऊपर फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर। मुश्किल होता है क्योंकि डिपेंडेंसीज है ना हमारे पास। क्लास कंपोनेंट कहता है कि भाई मैं चलूंगा स्ट्रेट, एक मिसाल दे रहा हूं, या मैं चलूंगा भाई zigzag, लेकिन फंक्शन कंपोनेंट कहता है मैं चलूंगा बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास चलने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट है दोनों का, चलाने का तरीका भी डिफरेंट है। सबसे मेन चीज होती है हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर डेटा। क्या होता है? डेटा। और डेटा का मतलब ये कि भाई डेटा बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब पता है क्या होता है? बाइंड करना। भाई वो बुक्स होती है, आप बाइंड वगैरह करवा देते, एक करना भाई खराब हो तो उसको भाई बाइंडिंग करना है उसकी, वो सही कर देता। मतलब बाइंडिंग का मतलब ये होता है आपके पास डेटा को जोड़ना। मतलब रिएक्ट के अंदर डेटा आपके पास मल्टीपल जगहों से आता है फ्रंट एंड के ऊपर, उन सबको भाई एक जगह बाइंड करना, उन सबको बाइंड करके एक साथ चलाना। फ्रंट एंड के अंदर भाई जिसको ये टेक्निक आती है ना वो फ्रंट एंड डेवलपर है और अच्छा डेवलपर है। जिसको डेटा बाइंडिंग करना नहीं आती वो अच्छा डेवलपर। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर डेटा बाइंडिंग अलग तरीके से होती है, बिल्कुल अलग तरीके से होती है, और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर डेटा बाइंडिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट है भाई, थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे ये तो कि भाई रिएक्ट जो है वो डेटा बाइंडिंग करता है, वो कौन सा डेटा बाइंडिंग करता है, वन वे करता है, टू वे करता है, बाय डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है। सही है भाई। तो ऐसा अगर ये है तो क्या फायदा है। दूसरे जो उसके फ्रेमवर्क जैसे आपने नाम लिया एंगुलर का, एंगुलर में कहा था पीडीटी एंगुलर 2015 के अंदर फेल हुई थी, लोगों ने 2015 में रिएक्ट को यूज करना स्टार्ट करा। क्यों करा भाई? जब एक बहुत पुराना फ्रेमवर्क जिसके पीछे भाई गूगल है, प्रोडक्शन की लोगों की भाई एप्लीकेशन है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, लोग क्यों माइग्रेट करेंगे? कोई तो वजह होगी ना भाई, कोई ना कोई तो ये एंगुलर ने भंड मारा होगा। तो भाई वो सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। खैर, तो भाई हम आते हैं अपने डॉट रेंडर वाले मेथड के ऊपर। डॉट रेंडर के अंदर क्लास हमारे पास क्या हो रहा है? डिफ बनाना है। इस डिफ के अंदर हमारे पास क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये पूरा हैरी मैनुअल जो होम पेज है ये आप यहाँ बना दो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। रिएक्ट कहता है कि भाई आप जो ना main.jsx वाली फाइल को बिल्कुल खाली रखो। बिल्कुल क्या रखो? खाली। खाली से मतलब ये कि इसके अंदर बस इतना काम हो कि भाई आपकी यूआई मतलब रिएक्ट की जो यूआई क्रिएट हो रही है वो जाके कहां अपेंड हो जाए? index.html में जाके अपेंड हो जाए बस। इसके बाद एक दो काम और भी हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें पूरी एप्लीकेशन लेयर पे करना होता है। कहां पे करना होता है? पूरी एप्लीकेशन लेयर पे करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? main.jsx के अंदर वो वाले काम करते हैं बस। मतलब ये आपके पास है रूट फाइल। कौन सी फाइल है ये? हम इस फाइल के अंदर ये यूआई डेवलप वाले काम नहीं करते। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास। सही नहीं क्लास? या नहीं आया समझ में? मतलब हमने जो रेंडर के अंदर डायरेक्ट डिफ डाल दिया ना, ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। रिएक्ट कहता है कि धनी तुम्हें अगर कोई भी यूआई पे कंटेनर वगैरह शो करवाना है ना, तुम क्या क्रिएट करो भाई? कंपोनेंट क्रिएट करो। अब सबसे पहले भाई हम इसी फाइल में कंपोनेंट क्रिएट करना देखते हैं, फिर हम उस फाइल्स को क्या करेंगे? आगे पीछे चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा भाई? मैंने रूट डॉट रेंडर के नीचे बनाया एक अदर फंक्शन। क्या बनाया? एक अदर। मैंने बनाया क्लास यहां पे एक अदर फंक्शन किस नाम से भाई? होम पेज के नाम से। किस नाम से बनाया मैंने? होम पेज।
और ये मेरे पास क्या बन गया भाई, एक मेथड मेरा एरो फंक्शन बन गया। सही है क्लास या नहीं आया समझ में? देखो भाई कॉन्स होम पेज क्या हमारे पास ये एरो फंक्शन बन गया या नहीं बना भाई? ये हमारे पास रिएक्ट का कंपोनेंट बन गया। क्या बन गया हमारे पास? ये रिएक्ट का कंपोनेंट बन गया। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीजें करनी होंगी बस। क्या करनी होंगी? दो चीजें। बहुत आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। पहली चीज, अगर मैं कहूं अभी इसको देख के, इस फंक्शन को देख के मुझे पता है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल एरो फंक्शन है। लेकिन आप बोलोगे सर अभी आपने अभी डेफिनेशन पढ़ाई है कि भाई हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन क्रिएट करो, वो हमारे पास रिएक्ट का क्या बन जाएगा भाई? कंपोनेंट। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। एक ट्रिक होती है, एक मतलब आपके पास डिफाइंड पैटर्न होता है, वो आपको फॉलो करना होता है। तो बहुत आसान है। इसका नाम देख रहे हो क्लास? क्या नाम है इसका? फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉल है कैपिटल है? आप इस फंक्शन का फर्स्ट लेटर बस क्या कर दो? कैपिटल। क्या कर दो? अब अगर आप मुझसे पूछो सर ये फंक्शन है कंपोनेंट है, मैं कहूंगा कंपोनेंट है। क्या बनूंगा इसको? कंपोनेंट। क्यों सर? रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई भी एरो फंक्शन या कोई भी नॉर्मल फंक्शन किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल से स्टार्ट होगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा? कंपोनेंट होगा। आसान है मुश्किल है ये? बहुत आसान है सर। ऐसा ही है। आखिरी चीज भाई, कंपोनेंट हमेशा कंपोनेंट क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा? आपकी यूआई। क्या रिटर्न करेगा? आपकी हमेशा यूआई रिटर्न करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आसान है मुश्किल है? अब सिंपल हमारे पास ये जो है भाई होम पेज, क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्या ये कंपोनेंट है सर? क्या ये? अब इस कंपोनेंट को मुझे अपनी यूआई पे क्या करवाना है भाइयों? शो करवाना है। क्या करवाना है? अब मुझे बताओ फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या होता है? हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पेंसिल चला देते हैं, फंक्शन कॉल हो जाता है। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है माजूद। क्या हमारे पास? तो कंपोनेंट्स कॉल करवाने का भी हमारे पास क्या है? तरीका है। और वो बच्चों वाला तरीका है। नाम कॉपी करा, रेंडर में गए, नाम क्या करा मैंने यहाँ पे? पेस्ट करना। सिर्फ पेस्ट नहीं करना, आप इस नाम का क्या बना दो? एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो बस। क्या बना दो? एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो बस। कितने लोगों को समझ में आया? भाई देखो, आपके पास एक कंपोनेंट है, अगर मैं सिर्फ होम पेज लिख दूं कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसे कॉल करवाना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करवाने के प्रेफिक्स होते हैं और कंपोनेंट कॉल करवाने के क्या होता है? फंक्शन का कंपोनेंट का नाम और उसका क्या बना दो आप लोग? सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो बस। तो भाई ये आपकी यूआई के ऊपर क्या हो जाएगा? एरर देख लेते भाई, इधर सही है, सॉरी कौन से बनाया ना हमने? हाँ भाई क्लास क्या हुआ? लेफ्ट से बना दे, तो वाट से बना दे, बात तो एक ही है ना। बेसिकली हमने भाई कौन से बनाया था और हमने क्या करवा था भाई? रूट के मतलब पहले कॉल कर रहे हैं बाद में क्रिएट कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है भाई, वो हमें एरर नहीं देगा, इशू ही करेगा कि भाई बिफोर इनिशियलाइजर आप जो लेट और कौन से गए नहीं कर सकते। क्लास ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ भाई ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने लोगों को क्लियर है? आगे बढ़े भाई। मुझे यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाने हैं। कितने कंपोनेंट बनाने क्लास? 3 कंपोनेंट बनाने हैं। कौन? जी सर। नहीं इस पे नहीं लगता। कंपोनेंट जब भी आपके पास मतलब एसिंक्रोनस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? सिंक्रोनस होगा। मतलब आपको ऐसे करना है कि ये नीड बढ़ेगी नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगी, इसके अंदर बढ़ेगी आपको।
अभी कंपोनेंट्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है। अभी मैं आपको इस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर समझाने के बाद इस कंपोनेंट की पहले मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा कि भाई इसको लेके कहाँ जाना है, इसका प्रॉपर एक फोल्डर बनेगा, एक फाइल बन जाएगी। फिर मैं आपको इस कंपोनेंट के अंदर बताऊंगा कि इस कंपोनेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। अभी बताया नजर आने में कितने पार्ट्स हैं, सिर्फ HTML है। ये कंपोनेंट सिंपल से क्या कर रहा है, HTML। ये जावास्क्रिप्ट भी करता है। अब वो क्या करता है, कैसे करता है, बताता सर। भाई हमें क्लियर है, बोर तो नहीं हो गए, बोर हो गए सर एक और काम करते हैं ना। हाँ भाई सर, सर अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल हो तो ये कंपोनेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन हो जाएगा। अगर आपने भाई ये आपके क्या बनाया, आपने कंपोनेंट बनाया होम पेज, और आपने इसका फर्स्ट लेटर क्या कर दिया, एच कर दिया, स्मॉल, और एच स्मॉल ही कॉल करवाया। यूआई पे कुछ हो रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, क्या कर रही है आपसे भाई, तो भाई हमेशा आपके पास क्या होगा, ये पास्कल केस के अंदर होगा। सही है भाई, इसमें होगा हमेशा आपके पास पास्कल केस, मतलब इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। नहीं नहीं नहीं, वो लाजमी नहीं है। पास्कल केस कह रहे हैं, पास्कल केस रिक्वायर्ड नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है पास्कल केस या फिर लोअर केस। सही है भाई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, लाजमी कैपिटल होना चाहिए। भाई ये तो होम पेज है ना, ये मैंने होम पेज का एच कैपिटल कर दिया और होम पेज लिख दिया, काम क्लास क्लियर है भाई। अब बनाने मुझे 3 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और तीनों कंपोनेंट मुझे एक ही साथ शो करवाने। मतलब पहली लाइन हो होम की, सेकंड लाइन हो किसकी, अबाउट की, और थर्ड लाइन हो किसकी, कॉन्टैक्ट, और तीनों यहाँ पे क्या शो हो जाए। पेजेस नहीं बनाना, अभी सिर्फ क्या करना है, यूआई पे तीनों चीजें शो करवानी है। जो लोग सो रहे हैं भाई वो लोग उठिए, चलिए जी बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, कॉन्स हमने बनाया होम, क्या बनाया हमने, और हमने बनाया भाई होम का एक इधर कंपोनेंट। सही है क्लास, क्या करा भाई मैंने, रिटर्न करा। याद रखना भाई हमेशा, अगर रिटर्न के बाद आपने इंटर करके यहाँ पे क्या लिखा, H1 होम पेज, क्यों क्या रिटर्न हो रहा है। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाया भी है कि रिटर्न हमेशा सेम लाइन में होना चाहिए, रिटर्न हमेशा सेम लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन ब्रेक करनी है ना तो क्या लगा दो, फिर आप लगा दो ब्रैकेट। सही है भाई, मतलब इस तरह। अच्छा भाई वो पीडीएफ मसला कर रहा है, स्पेस का काम सही है, बस इस तरह करोगे आप लोग। क्लास क्लियर है, होम हो गया, अबाउट हो गया, अबाउट पेज, अबाउट के बाद आखिरी कौन सा है, कॉन्टैक्ट पेज। क्लास कितने पेजेस हो गए, 3 पेजेस के, चलो 3 कंपोनेंट हो गए वहां पर, कितने, 3 कंपोनेंट्स। अब ये तीनों कंपोनेंट्स मुझे भाई अपनी यूआई पे शो करवाने हैं। तीनों मैं कॉल करवा दूं या नहीं, होम, होम पेज आ गया, अबाउट मसला कर रही है सर, पेरेंट हमेशा एक ही होगा, पेरेंट हमेशा एक ही होगा। तो भाई हमने बनाया क्या, डिफ, और इस डिफ के अंदर हमने क्या करा, तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों कंपोनेंट कॉल करवा दिए। आगे भाई होम, और अब अगर मैं अबाउट को 2 दफा 3 दफा कॉल कर दूं, अब क्या होगा, 3 दफा आएगा, रीयूजेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, रीयूजेबिलिटी। कोड हमने एक दफा लिख दिया भाई, अब बार बार अगर सेम ही चीज चाहिए बस कॉल करते रहो। सही है भाइयों,
होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। लास्ट क्लियर है? तो हमारे पास हमारे तीनों कंपोनेंट्स क्या होगा भाई, यूआई के ऊपर शो हो गए। अब बताओ भाई कितने लोगों को यहाँ क्लियर है और कितनों को क्लियर नहीं है? तो ये तो एस्टिमेट हो सकते ना। फिर मैंने आपको बताया ना भी वेट हमारे पास क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी एक ही पेज है, मल्टीपल पेजेस के ना हमें इसके अंदर और मजीद एडवांस चीजें पढ़नी पड़ेगी। मतलब अभी उसमें टाइम है। कर दो जी कॉल। मल्टीपल अभी हम लोग पेजेस की बात वेबसाइट ही बनेंगे, अभी बना नहीं सकते हम लोग। एग्जैक्टली अगर हम बना रहे हैं ना मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट, तो यही कंपोनेंट वहां पे कॉल होंगे और पेज आ जाएगा अपने पास। मतलब ये कंपोनेंट आपके पास रीयूजेबिलिटी यूआई के लिए भी शो होगा, यूआई के पेजेस के लिए भी शो होगा, यूआई के ऊपर कंटेनर्स के लिए भी शो यूज होगा। सही है? तो आपके पास कंटेनर बहुत सारी चीजों में यूज होगा आगे जाके। कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उसी पे आ रहे हैं आपके सवाल का बात। आप कुछ तस्वीर से पढ़ लो क्या? मैं जो पढ़ाने वाला तो पहले बता सर ये बता दें, अरे भाई मैं तो पढ़ा लूंगा। बाबा तो भाई देख लो आदमी तो साकी पे आपकी आपको कुछ खतरे में कुछ किसी की नहीं हुई आज तक। हाँ भाई यहाँ वाले और यहाँ वाले के सवाल है किसी का? या सब चीजें सबको क्लियर है सब कुछ? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, ठीक है सर आपने कंपोनेंट्स हमें बताया, कंपोनेंट्स यहाँ पे खत्म हो गए। कंपोनेंट्स आप तकरीबन समझो कि भाई आपके 40-50% कंप्लीट हो गए। कितने कंप्लीट हो गए? 40-50% कंप्लीट हो गए। कंपोनेंट्स के अंदर अब सिर्फ चलो 40-50 नहीं, आपके पास 60-70 कंप्लीट हो गए। बस दो चीजें देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, वो कंप्लीट करेंगे तो अपने कंपोनेंट्स का कांसेप्ट हो जाएगा कंप्लीट और जल्दी से वो करते हैं। अब भाई सबसे पहली चीज सर हमारे पास, चलिए ठीक है भाई हम अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, मुझे बनाना है ये हैरीमैन की वेबसाइट पे नैपबार है, मैंने नैपबार का कंपोनेंट बनाया। फिर आपके पास ये भाई हीरो सेक्शन है, हमने हीरो सेक्शन में कंटेनर बनाया, कंपोनेंट बनाया, दो हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास भाई ये चैटबॉट आ गया, सही है, हमने 3 बना लिए। फिर हमारे पास लेडीज जॉब आ रही है, हमने 4। इस तरह भाई हमारे पास मल्टीपल सेक्शन है, हमने सबके लिए क्या करा भाई अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए। तो सर क्या ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे रेंडर में आके इस तरह कॉल करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या है भाई? देखो आपने रिएक्ट को समझा अभी तक, मैंने आपको कल एक बात समझाना चाह रहा था, अब उस बात पे आते हैं। मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि रिएक्ट क्या हमारे पास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क? लाइब्रेरी का मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी काम। देखो आपने जब बॉयलर प्लेट बनाई थी, क्या बनाई थी आप लोगों ने? जब क्लास पॉइंट को समझना भाई बहुत से सारे, जब हमने बॉयलर प्लेट बनाई तो मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर एक कंपोनेंट कॉल होता था ऐप करके। अब आपको समझ में आ गया वो ऐप बेसिकली क्या था? क्या था वो ऐप? कंपोनेंट। भाई ये देखो आज नहीं था, कल की क्लास में होगा ना कल वाला काम। स्ट्रिंग मोड को छोड़ दो, वो आप किसी काम पे नहीं हमारे। ये देखो ये कल वाला था हमारे पास बॉयलर प्लेट। इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर क्रिएट रूट, वही रूट पास करा है और रेंडर में क्या पास करा है हमने? हटा दो स्ट्रिंग रूट को, अरे स्ट्रिंग रूट हटा दो भाई। क्या ये क्या लग रहा है आप देख के? ये कंपोनेंट है ना ये।
बॉयलर प्लेट के अंदर ये हमें बता रहे हैं कि भाई रेंडर के अंदर जो ना आप ऐप कंपोनेंट क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करो? ऐप कंपोनेंट क्रिएट करो। और अगर मैं इसे चलाऊं भी तो मुझे क्या करता है वो एसआरसी में जाके ऐप को एडिट करो, ना कि मेन को। रिएक्ट आपको भाई एक रिकमेंडेशन देता है और वो रिकमेंडेशन ये देता है कि भाई मेन डॉट जेएसएक्स को जितना कम यूज कर सकते हो उतना कम यूज करो। सही है भाई, सिर्फ कॉलिंग करो। आप अपनी एप्लीकेशन के लिए आप अपनी एक और कंपोनेंट अलग से क्रिएट कर दो, एक और कंपोनेंट ऐप के नाम से। ये रिएक्ट का स्टैंडर्ड है। क्या ये हमने फॉलो करा भाई? हाँ, हमने तो बोला भाई स्टैंडर्ड क्या पेन ले फॉलो करा हमने। क्या रिएक्ट का आपसे कंप्लेन करी? क्यों नहीं करी? सर रेड मार्क नहीं आ रहा, वो डिबगर है। मैं खुद परेशान हूँ, कहाँ आ गया भाई? क्यों कंप्लेन नहीं करी? अगर ये फ्रेमवर्क होता ना फिर करके दिखाता आपको। वो चलता ही नहीं, वो एरर देता, वो कहता भाई वहां से वो कह रहा है इस तरह नहीं हो सकता जैसे आप चाहते। आपको काम करना है मैंने बताया हुए तरीके से। सही है ना भाई? फ्रेमवर्क का ये सी होता है। तो अब ये डिफरेंशिएट क्लियर हो गया फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का या नहीं हुआ? मुझे शेड्यूल नजर आ रही है इस क्लास के अंदर रिएक्ट के बाद कौन कौन भागेगा, मैं लिख के देने के तैयार हूं। सही है? कौन कौन इस क्लास से रिएक्ट के बीच में ही भागेगा? जाना है इसको अपने ये जो कॉन्सेप्ट आपको बकवास लग रही है ना सारे, अभी आप थोड़ा सा आगे चलो तो सही, पता चलेगा आपको। फिर बोले वही लोग आएंगे जो पढ़ने वाले और वो लोग आएंगे इंतहाई का फायदे के जिनको सिर्फ गांव से बाहर आना एसी की हवा खानी बैठती है। सही है भाई? शेड्यूल नजर आ रही है मुझे कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। खैर, तो भाई अब हमें रिएक्ट ने जो हमें भाई कुछ स्टैंडर्ड सेट करके दिया है, हम क्या करते हैं भाई उसको भी थोड़ा सा फॉलो करते हैं। कोई मसला नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। यहाँ पे आपने मूड बनाया, अब अपना नाम डाल दो। हाँ बना, कोई मसला नहीं है। उसे हमेशा एक सिंगल एलिमेंट चाहिए भाई रेंडर में। अब आप अपनी पूरी यूआई शुआई बनाने के बाद आप कहते हो यार मेरी पूरी यूआई में ना एक पार्ट जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट का होगा। आप ये भी कर सकते हो। बस मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक नैवबार बना दूं, फुटर बना दूं, पूरी यूआई बना दूं, लेकिन मेरी यूआई में एक पार्ट होगा ना वो इसका होगा रिएक्ट एप्लीकेशन का होगा। ये भी कर सकते हो, लेकिन करते ही नहीं हम लोग, मतलब क्यों को फील हुई। देखो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपको, ये आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप नेक्स्ट यूज करो, क्या यूज करो? नेक्स्ट आपको एचटीएमएल की फाइल नहीं देता। पहले बेटा रिएक्ट पढ़ लो, मेरे मन्ना पहले रिएक्ट पढ़ लो भाई। बॉस भाई देना, मैं यहाँ जाकर बैठा हूँ, फर्क है थोड़ा सा, फर्क हुआ ना। उन्होंने कुछ और प्लानिंग की होती है, मेरी कुछ और प्लानिंग है। तुम रिएक्ट पढ़ लो, बैकएंड पढ़ लो, उसके बाद तुमसे बोलो वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी है तो तुम खुद बोलोगे सर अब जाने अलग अलग होता है भाई, अलग अलग माइंडसेट होता है। उन्होंने आपको टाइपस्क्रिप्ट बोला होगा तो किसी और वजह से बोला होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मेरा कोई भाई कॉन्सेप्ट होगा कि भाई वो टाइपस्क्रिप्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं। चलो भाई लगे आ तो दोनों एक साथ हो गए। अब मैं टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अलग चीज पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको पूरी मतलब कोर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ी वैसे टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बहुत बड़ी है। अच्छा बहुत बड़ी है मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट कोई मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हम बैठे और टाइपस्क्रिप्ट ना जीरो टू हीरो पढ़े। टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा डेवलपर जिसको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी आती है, सही है, रूल्स पढ़ते हैं वो बेसिक जो हमारे पास डेली बेसिस पे यूज होते हैं, फिर बंदा खुद टाइपस्क्रिप्ट अपना को पॉलिश करता है। ठीक है भाई? नेक्स्ट जस्ट में यही चीज है। मैं अभी से बता दूं ना भाई कि तुम बोलो सर टाइपस्क्रिप्ट तो इतनी पढ़ाई, ओ भाई इतनी पढ़ा दी तो बहुत है। तो ऐसे सीन होता है। अच्छा जी, अब बेस्ट प्रैक्टिस पाते हैं भाई। सारे कंपोनेंट्स हमने एक ही जगह कॉल करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे भाई,
हम लोग बनाएंगे एक SRC के अंदर फाइल जिसका नाम जो होगा हमारे पास app.js, जो कि ऑलरेडी बनी थी, हमने इसको रिमूव कर दिया। सही है भाई, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्लास, app.js के अंदर हम बनाएंगे app.js के अंदर एक अदर कंपोनेंट। क्या बनाएंगे इधर, कंपोनेंट const app इक्वल्स टू, क्या बन गया हमारे पास, ये कंपोनेंट बन गया, रिटर्न h1 app कंपोनेंट। सही है भाई, इस app कंपोनेंट को मुझे यूज करना है यहाँ पे रेंडर पे, मतलब फंक्शन दूसरी फाइल में है, यूज कहाँ पे करना है, दूसरी फाइल में। क्या कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब मुझे इस फाइल से इसको एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है इस फाइल से, यहाँ से भेजना है ना, भेजने का मतलब क्या होता है, तो एक्सपोर्ट। और कौन सा एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, डिफॉल्ट करेंगे भाई। भाई तो पता नहीं कौन सा इधर कनेक्शन हुआ भाई, लोकली कौन सा करेंगे भाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद ऐप। अब ये ऐप कंपोनेंट हमारे पास इस फाइल से क्या हो रहा है भाई, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां दिल चाहे इसको वहां पे इंपोर्ट भी मैं आया, मैंने बोला भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐप चाहिए। कहां से आया ऐप मेरे पास, आ गया ऐप से, मतलब app.js से आ गया। अब आप बोलोगे सर इंपोर्ट नहीं हो गई, एरर देगा ना ये, या नहीं पढ़ा हमने, तो भाई बता दो यार क्लास, .js लगाना है नहीं लगाना, एक्सटेंशन लगेगी ना, वरना चल जाएगा, चल जाएगा, रिएक्ट के अंदर चल जाएगा। तो मैंने इंटर मारा है, VS कोड इंटरफेस दे रहा था मुझे, सावन शुरू हो गया भाई। और भाई ये देखो हो गया कंपाइल, होंगे दिमाग में, मारो इंटर, ठीक है भाई। ये तो यार इंटेलिजेंस है ना VS कोड का, यार मालिक क्या कर रहे हो भाई, मैं कहां से पूछ के गिरूं यार, कहां आ गया मैं भाई। जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सटेंशन लगाना लाजमी होती है। रिएक्ट आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करके देता है, वो आपको कह देता है कि भाई तुझे एक्सटेंशन लगाने की जरूरत मुझे पता है, मैं हैंडल करूंगा भाई, तू अपना बस तू काम पे फोकस कर, ये छोटी छोटी चीजें मत दे। सिंपल ऐप यहाँ कॉल करा, कंपोनेंट सही कॉल हुआ है, सही कॉल हुआ है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर दो भाई। अब हमारी यूआई के ऊपर आओ, क्या है हमारी यूआई के ऊपर, ऐप आगे ऐप कंपोनेंट। अब भाई ये सारे कंपोनेंट उठाओ, ऐप पे जाओ और यहाँ सारे कॉल कर दो, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट एक एक करके क्या करूंगा भाई, कॉल कर दूंगा। पहले मैंने लगाया होम, उसके बाद मैंने क्या लगाया, क्या लगाया मैंने, सर एरर दे रहा है। कंपोनेंट के अंदर हमेशा पेरेंट एक ही होगा, तो डिफ, सही है भाई। और उसके बाद आखिरी कौन सा है, कॉन्टैक्ट। अब समझो भाई वो क्या है, एप्लीकेशन चली, main.js किसको जानता है, ऐप को, main.js जानता है भाई, मैं रेंडर करवाऊं किसको, ऐप कंपोनेंट को। और जब हम ऐप कंपोनेंट पे गए तो ऐप कंपोनेंट को बोला था भाई यूआई दे, तो ऐप कंपोनेंट ने क्या बोला, ये लो होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, सही है भाई। और यूआई के ऊपर हमारे तीनों कंपोनेंट्स क्या हो गए, शो हो गए। अब बताओ ये चीज समझ में आई, ये होता है हमारे पास एक बेसिक, इसका भाई रिएक्ट का आर्किटेक्चर हम लोग यूज करते हैं हमेशा, कि हमेशा हमारे पास इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल, देन उसके बाद हमारे पास main.js की फाइल,
सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली कि भाई किस तरह रेंडर जो है वो इंडेक्स से कनेक्ट होता है। फिर आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि भाई रेंडर के अंदर ऐप कंपोनेंट हम इसलिए कॉल करवाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की जितनी भी तमाम चीजें, हमारी एप्लीकेशन की जितनी भी तमाम चीजें हम लोग कहाँ से हैंडल करते हैं? हमेशा ऐप कंपोनेंट से हैंडल करते हैं। कहाँ से हैंडल करते हैं? हमेशा ऐप कंपोनेंट से हैंडल करते हैं। तो इस ऐप कंपोनेंट के अंदर भी हमने कितने कंपोनेंट्स कॉल करवाए? 3 कंपोनेंट्स कॉल करवाए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। बस एक आखिरी चीज करेंगे और उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। जी सर, जो हमारी पूरी यूआई होगी वो ऐप के अंदर होगी, ऐप के अंदर होगी, सिर्फ हमने उसमें मेन में कॉल करवाना है बस। भाई देखिए, आपकी एप्लीकेशन सही है भाई, कौन सी? रिएक्ट की एप्लीकेशन। यहां पर क्या होगा आपके पास? HTML। HTML किससे कनेक्ट होगी? जावा main.jsx से कनेक्ट होगी, सही है भाई। और main.jsx से कनेक्ट होगी हमारे app.jsx से कनेक्ट होगी। बात समझ में आई? मतलब HTML कंटेंट किससे लेगा? main.jsx से। main.jsx के अंदर जो हमारे पास रेंडर होगा, जहां पे क्या होगा? ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट कहां से कनेक्ट होगा भाई? app.jsx। और फिर हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स, हमारी मल्टीपल यूआई, हर एक चीज कहां पे इंटरनेट आगे कॉल होगी? app.jsx। तो भाइयों ये होता है हमारे पास एक बेसिक इसका भाई आर्किटेक्चर और बेसिक फ्लो रिएक्ट जेएस का। हम इसमें वही कर रहे हैं ना, आखिरी वही चीज करवानी है बस। हमें क्लास मेरा क्लियर है भाई? आपके दोस्त का एक बड़ा अच्छा भाई जो ना सवाल आया, सुन ले भाई सारे सवाल, आपके काम पे ये हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है। सर आपने app.jsx की फाइल बनाई, ठीक है, ऐप जो है वो मेन पे जाके कनेक्ट भी। सर ऐप को 3 कंपोनेंट बनाने थे, आपने तीनों कंपोनेंट कॉल करवाए और इसी फाइल के अंदर ही कर दिया काम। तो क्या ये भी सही तरीका है या नहीं है? तो इसका जवाब है कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग main.jsx बनाते हैं, main.jsx किससे कनेक्ट हुई? ऐप से। ये दोनों कंपोनेंट्स बाहर है, ये दोनों कंपोनेंट्स। अब इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे उसके लिए एसआरसी के अंदर आप बनाओगे एक अदर फोल्डर, किस नाम से? कंपोनेंट्स के नाम से। किसके नाम से? कौन सा कंपोनेंट है? होम। कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाओगे home.jsx। क्या बनाओगे फाइल? home.jsx। ये कंपोनेंट यहां से कट करा, home.jsx में क्या करा? पेस्ट करा। अब यहां से इसको भेजना भी तो है, क्या करेंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। बात समझ में आई नहीं आई? और सिंपल ये क्या करेंगे? होम कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो भाई अगर समझ में नहीं आता तो भाई अभी बैच 17 का एडमिशन, बैच 18 के आ गया तो सही है, और 19 का एडमिशन भी ओपन हो गया है, तो भाई एडमिशन फॉर्म फिल कर लेना, ट्रांसफर करवा लेना अपना। सक्खर वही कराची में भाई, कराची में पढ़ा नहीं जा रहा, आइए चक्कर आया है उसके बाद से। अरे मुझे डर लग रहा है भाई, वो शेर में बम बम लेकर आए थे यहाँ पे। अच्छा भाई होम हो गया, उसके बाद अबाउट डॉट यहां से उठाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या करा भाई? कॉन्टैक्ट डॉट JSX होम को इंपोर्ट करा, अबाउट को भी कर लिया और कॉन्टैक्ट को भी कर लिया। तो अब बताओ भाई ये फाइल कितनी साफ सुथरी हो गई? सही है भाई? अब देखो मेन के अंदर क्या है? ऐप के अंदर क्या है? 3 कंपोनेंट। होम का अपना अलग है, अबाउट का अपना कंपोनेंट अलग है और कॉन्टैक्ट का अपना कंपोनेंट अलग है।
तो भाई इस तरह हम लोग अपनी रिएक्ट के ऊपर क्या करते हैं भाई, कंपोनेंट्स को बनाते हैं और कंपोनेंट्स को यूआई के ऊपर रेंडर करवाते हैं। तो अब बताओ भाई, यहाँ कोई सवाल? फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हमारे पास अभी मैंने क्या करा, कंपोनेंट्स के अंदर जिस नाम से कंपोनेंट था ना उसी नाम से फाइल बना दी, ऐसा ही है, थोड़ा चेंज होता है। अच्छा ये मेरा कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है इसका, कोई फिक्स स्टैंडर्ड इसका भी। अगर मैंने ये करा है ना, अगर आप ये करते हो तो मैं आपको ये नहीं कर सकता कि आपने गलत करा है। जब मैंने ये करा तो मुझसे ये नहीं सकते और आपने गलत प्रैक्टिस सॉल्व कर दी। अब मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाऊं होम का, उसके अंदर मैं बनाऊं इंडेक्स की फाइल, वो तरीका भी सही है, वो तरीका भी सही है और गलत इसका भी बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो भाई इसमें आपको कोई आर्किटेक्चर दिया है ना डिफाइन कि भाई ये जानी ये फॉलो करना है, जो था वो हमने कर लिया। अब इसके अलावा हम इसके बादशाह हैं, जो हमें करना हो हम वो करें। अगर अदर हैंड आप नेक्स्ट की बात करो, किसकी बात करो, नेक्स्ट के अंदर नहीं होता भाई। नेक्स्ट कहता है मुझे page.js के नाम से फाइल चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा अपने साथ घर ले जाओगे, मेरे पास नहीं चलेगी। फिक्स फ्रेमवर्क है, सही है भाई? हाँ भाई चलो बदमाशी करते हैं, क्लास है ना, क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास क्या है, ऐप का पूरा कंपोनेंट है। अच्छा अब इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, किस चीजें होती है? एक हमने भाई जो यूआई पे शो करवाना है ना वो हमसे कहां पर होगा, रिटर्न के अंदर, सही है भाई? एक आखिरी चीज समझते हैं, क्योंकि भाई बस आखिरी चीज समझेंगे तो हमारे पास पूरा नेक्स्ट फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास के अंदर हमारे पास ये तमाम चीजें नहीं होंगी। भाई ये जो कंपोनेंट है क्लास, इस कंपोनेंट में दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट होता है आपका HTML का, जो वहां पर आता है हमेशा रिटर्न के अंदर, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट का, रिटर्न के ऊपर। मतलब इस फंक्शन के बाहर नहीं, इस रिटर्न के ऊपर। सपोज मैंने अगर करा वन num1 इक्वल्स टू 10, वन num2 इक्वल टू 20, console.log num1 प्लस num2, सही है भाई? मैं अपनी यूआई पे गया, रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे? 3D मिल गया। तो मेरा ऐप कंपोनेंट चला, तो मेरे ऐप कंपोनेंट ने अभी जावास्क्रिप्ट को भी क्या करा भाई, रन करा है। जिस तरह हम लोग लूप लगाते हैं, जिस तरह हम लोग कंडीशंस लगाते हैं, जिस तरह हम लोग फंक्शन बनाते हैं, वो सारे के सारे काम हमारे पास क्या रहेंगे भाई, डिट्टो सेम रहेंगे। अब इसका एक और फायदा, कंपोनेंट बनाने का एक और फायदा, बड़ा अच्छा फायदा भाई। उससे पहले एक आखिरी चीज समझ लो, आखिरी या सेकंड लास्ट चीज समझ लो भाई। सर आखिरी करके तो हमारे कंप्लीट पढ़ा दिया हमने। चलो भाई सेकंड लास्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे वाले, क्या एक्सटेंशन? JSX। सर HTML पढ़िए, CSS पढ़िए, सर JS पढ़िए आज तक, जावास्क्रिप्ट। ये JSX का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट XML। JSX की फुल फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML क्या है? सवाल का इंटरव्यू के अंदर। JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट XML। JSX होती है हमारे पास एक एक्सटेंशन, क्या होती है भाई? ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपके पास कोई मतलब लैंग्वेज नहीं है भाई। JSX का मतलब होता है क्या? जावास्क्रिप्ट XML, और ये एक्सटेंशन है। क्या ये एक्सटेंशन है? क्या करती है ये भाई? ये आपको अलाउ करती है क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली HTML को लिखना। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने जब HTML पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, उसमें HTML डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग? क्या लगाते हो? बैकटिक लगाते हो भाई। कहीं बैकटिक है? कहीं भी नहीं भाई। तो ये रिएक्ट का कमाल नहीं है, ये जावा का कमाल नहीं है, ये किसका कमाल है? JSX का कमाल है। अगर आपको ये बोलना है कि भाई रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर ये तो आप यूआई बनाते हैं, रिएक्ट का फीचर है, कद्दू रिएक्ट का फीचर है, ये कौन लेकर आता है? JSX लेकर आता है भाई। JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट XML, एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन। क्या करती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर अलाउ करवा दी किसको?
HTML को लिखना। और सर ये जो आपने लिखी है ये div ये HTML है भाई, हमने div लिखा है तो भाई क्लास क्या हो गया, बचपन में पढ़ाई क्या H1 क्या है ये HTML है नहीं है, ये HTML नहीं है, ये XML है, सही है। ये हमारे पास HTML नहीं है, ये HTML की तरह दिखने वाली भाई आपके पास JSX है। सेम बट डिफरेंट। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी, H1 बचपन से पढ़ा है हमने HTML होता है, div हमने बचपन से पढ़ा है HTML होता है। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये सेम है बट डिफरेंट, मतलब ये हमारे पास HTML नहीं है। बहुत सारे लोगों को बताइए मतलब भाई ये वो कहते हैं भाई रिटर्न के अंदर HTML लिखी है, HTML तो होती है इसके अंदर, ये क्या होता है आपके पास XML होता है, क्या होती है आपके पास XML होती है, सॉरी JSX होती है, मतलब क्या होती है JSX होती है, क्या होती है JSX होती है। ये लगती हमें HTML ही है, लगती हमें जो HTML के अंदर पढ़ा है ना, इनपुट आपके पास इमेज कंटेनर एंकर लिस्टिंग टेबल, हर एक एलिमेंट यहाँ मौजूद है, हर एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, हर एक एट्रीब्यूट भी यहाँ मौजूद है, लेकिन सेम बट डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट तो है लेकिन एक छोटा सा चेंज है उसमें, यहाँ पे हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो सही लेकिन थोड़े से चेंज है। तो अब बताएं आज या फिर स्टार्टिंग तक मुझे लगा तो खड़ों के निकले आप हाँ भी क्लास ये यहाँ तक समझ में आया क्या है, पक्की बात है। चलो भाई आज की दिन क्या है, हाँ भाई तुम तो रिएक्ट पढ़ के आज चीज हो ना, तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ था पहले से, पढ़ा हुआ सब कुछ चलिए क्लास। तो भाई आज के दिन क्या हमारे पास रिएक्ट क्लास है, बैठ जाओ छुट्टी हुई भी है।